हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम आए मियर सनम। आप सुन चुके हैं 10 चैप्टर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11। आई एम नॉट वर्गन नाउ। मैंने पहले के सभी एपिसोड अच्छे से अपडेट कर दिए हैं तो प्लीज आप उन्हें दोबारा पढ़ें। जो भी ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक थी वह मैंने क्लियर कर दी है और जो रिपीटेड चैप्टर थे उन्हें भी मैंने अपडेट कर दिया है। अब से रेगुलर चैप्टर आएगा। प्लीज मेरी नवल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, रिव्यू देना ना भूलें। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू। श्री गणेशाय नमः। अब तक आपने पढ़ा। रुबीना को छटपटाते देख मार्टिन ने सनम से कहा, समथिंग हैज टू बी डन अबाउट हर। उसका कुछ करना पड़ेगा। मार्टिन की बात सुनकर सनम नहीं कुछ नहीं कहा पर पीछे मुड़कर बिना के सर पर सीधा गोली मार दी। सनम का यह मूव देखकर सभी लोग दंग रह गए थे। सनम की डिक्शनरी में धोखे के लिए माफी नाम की कोई चीज थी नहीं। उसका मानना था जो एक बार धोखा दे सकता है वह बार बार धोखा जरूर देगा। वही जावेद के गुंडे सनम के ओर से अटैक से बौखलाए हुए थे। जावेद के गुंडों में असलम उसका खास आदमी था। जब असलम ने देखा कि सनम का ध्यान भटक चुका है तो उसने पास ही के एक लड़के के हाथ से बंदूक छीन के सीधा सनम की ओर गोली चला दी। इसी के साथ सनम अपने ख्यालों से बाहर आई। अब आगे। सनम अपनी ख्यालों से बाहर आई। उसने देखा वह अभी भी अपनी ऑफिस बैठी है। अब उसके दिलो दिमाग से हर्षवर्धन का ख्याल निकल चुका था। बची थी तो सिर्फ अतीत की कड़वी यादें। कभी कभी आपका अतीत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। सनम अपना कंपोजर फिर से रिगेन करने के लिए वॉशरूम की ओर चली गई। वहां उसने शावर ऑन किया और हल्के गर्म पानी में नहाने लगी। उसकी आंखों के सामने अतीत की यादें बार बार आए थे पर उसने अपना सर झटक दिया। थोड़ी देर में वह बाहर आई और फिर से अपना काम करने लगी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में लगभग 8 o'clock बजे तक हर्षवर्धन अपने काम से फ्री हुआ। उसने सेक्रेटरी 3 को अपने केबिन के अंदर बुलाया। थोड़ी देर में सेक्रेटरी 3 हर्षवर्धन के सामने हाजिर थी। हर्षवर्धन ने सेक्रेटरी 3 से कहा, कर निकालो, हमें निकालना है। ये सुनकर मिस टीना ने बिना कोई सवाल किया कहा यस। इतना कहकर वह केबिन से निकल गई। 10 मिनट बाद हर्षवर्धन कार में था। हर्षवर्धन रोल्स रॉयस फैंटम में था। पैसेंजर सीट पर सेक्रेटरी मिस 3 बैठी हुई थी और ड्राइवर कर चला रहा था। हर्षवर्धन पीछे बैठा था। रोल्स रॉयस के आगे और पीछे दो दो मर्सिडीज बेंज चल रही थी। उसमें हर्षवर्धन के प्रेसिडेंशियल गार्ड्स थे जो हर वक्त हर्षवर्धन की सुरक्षा के लिए उसके साथ चलते थे। आधे घंटे बाद हर्षवर्धन कपूर विला यानी यशवर्धन के घर पहुंच चुका था। कपूर फैमिली के बुजुर्ग और हर्षवर्धन के मॉम डैड सभी ओल्ड कपूर मैंशन में ही रहते थे। लेकिन जब ये हर्षवर्धन यशवर्धन 18 साल को हुए तो उन्होंने अपने लिए एक अलग विला ले लिया और सभी अकेले रहने लगे। लेकिन हर्षवर्धन और यशवर्धन एक ही घर में रहते थे। लेकिन जब हर्षवर्धन राजनीति में आया तो उसने अपना विला चेंज कर लिया। लगभग आधे घंटे पहले ही यशवर्धन विला आ चुका था और स्टडी रूम में बैठे अपना काम कर रहा था। थोड़ी देर में एक मेड ने स्टडी रूम के डोर पर नॉक किया। यशवर्धन ने कहा, कम इन। अंदर आओ। मेड ने बड़े सम्मान के साथ अपना सर झुकाया और अंदर आकर कहा, सर हर्षवर्धन सर आए हैं, लिविंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। यशवर्धन ने कहा, हम। और मेड को जाने का इशारा किया। नीचे लिविंग रूम में हर्षवर्धन सोफे पर बैठा था और अपने फोन पर कुछ ईमेल चेक कर रहा था। उसके प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड और सेक्रेटरी 3 विला के बाहर ही खड़ी रही क्योंकि उन्हें पता था कपूर विला के अंदर हर्षवर्धन को कोई खतरा नहीं है। कपूर फैमिली के बॉडीगार्ड्स उनसे कहीं ज्यादा आगे है। कपूर फैमिली की मेड्स भी वक्त आने पर लड़ सकती थी कपूर फैमिली के बॉडीगार्ड्स। अरे मेड्स की लॉयल्टी कई बार चेक की जाती थी। उन्हें 2 से 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ही नौकरी पर रखा जाता था। उन्हें अपने मास्टर की कंफर्ट सेफ्टी का ख्याल कैसे रखना है ये बखूबी सिखाया जाता था। जो बेस्ट परफॉर्म करते थे उन्हें ही कपूर फैमिली के मेंबर्स सेवा में भेजा जाता था। उनकी सैलरी भी काफी ज्यादा थी इसीलिए कोई भी ये नौकरी नहीं खोना चाहता था। इसलिए सभी अपने काम ईमानदारी से करते थे। थोड़ी देर में यशवर्धन सीडीओ से नीचे आ रहा था। उसने देखा हर्षवर्धन सुपर पर बैठकर अपना फोन चला रहा है। उसने कहा, भाई लगता है आजकल आपकी जिंदगी काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। इतना कहकर वह नीचे आया और हर्षवर्धन के गले लग गया। हर्षवर्धन ने भी उसे अपने गले लगा लिया और उसके बोल सहलाने लगा। भले ही यशवर्धन हर्षवर्धन से सिर्फ 2 मिनट छोटा था लेकिन छोटा भाई तो छोटा भाई होता है, इससे इमोशंस तो चेंज नहीं हो सकती थी। इसीलिए यशवर्धन उसका लाडला था। हर्षवर्धन ने कहा, कैसे हो यश। यशवर्धन ने कहा, मैं ठीक हूँ भाई, आप अपनी बताओ। हर्षवर्धन का, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यशवर्धन ने कहा, बिल्कुल ठीक नहीं भाई, आप ये कहिए कि मैं बहुत खुश हूँ। अब आप जल्दी से अपनी खुशी की वजह बताइए। कहते हुए यशवर्धन हर्षवर्धन के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उन दोनों के चेहरे बिल्कुल एक जैसे थे। अगर उन दोनों ने अलग अलग स्टाइल के कपड़े ना पहने होते तो उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो जाता। अगर वह दोनों एक जैसे कपड़े पहन ले तो ऐसा लगता जैसे उनके सामने आईना खड़ा हो। हर्षवर्धन ने कहा, नथिंग एट ऑल, कुछ भी तो नहीं। यशवर्धन ने कहा, भाई, you can hide your emotions from others, but not from me, I know every bit of you.
भाई आप दूसरों से अपने इमोशंस छुपा सकते हैं लेकिन मुझसे नहीं, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं। हर्षवर्धन ने यश को कुछ पल घूरा फिर कहा, आई एम नॉट वर्गन नाउ। मैं वर्जन नहीं हूं। हर्षवर्धन की बात सुनकर यश थोड़ी देर के लिए सदमे में चला गया। यश को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई जो अपनी 29 साल की उम्र तक अखंड सिंगल था वह अब कह रहा है कि वह वर्जन नहीं रहा। यशवर्धन ने सदमे में ही कहा, व्हाट डू यू मीन? आपका क्या मतलब है? यश का सवाल सुनकर हर्षवर्धन को काफी शर्म आ रही थी। शर्म से उसके कान बिल्कुल लाल हो गए थे। उसे पहले ही काफी शर्म आ रही थी लेकिन यश उसे फिर से सवाल पूछ रहा था। हर्षवर्धन ने उसे कुछ पल बढ़ा लेकिन कुछ नहीं कहा। यश की यह साइड सिर्फ कुछ लोगों के सामने ही आती थी, वरना वह एक क्रूर बिजनेसमैन था जिसके सामने कोई आज तक नहीं टिक सका, जो इंडिया की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। जब यश ने देखा कि हर्षवर्धन उसे कुछ जवाब नहीं दे रहा है तो वह अपनी सदमे से बाहर आया तो उसका ध्यान हर्षवर्धन के बिल्कुल लाल हो चुके कानों पर गया तो उसे आश्चर्य हुआ और चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई। उसने शरारती अंदाज में कहा, भाई, यू ऑल्सो फील शाय? Today I am realizing that I have seen this side of you for the first time. It means something has definitely happened. Come, tell me quickly. भाई मुझे आज पता चल रहा है आप शर्माते भी हैं आज से पहले मैंने आपकी ये साइड पहली बार देखी है, मतलब जरूर कुछ हुआ है, चलिए जल्दी बताइए। अपने भाई को खुद का मजाक उड़ाते हुए देखकर हर्षवर्धन ने यश की पीठ पर एक मुक्का जड़ दिया और कहा, अपने भाई से मजाक कर रहा है? तो यश ने कहा, तो भाई आप मार क्यों रहे हो? सीधी सीधी बोलो ना, अब बताओ क्या हुआ? तो हर्षवर्धन ने जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वह सब कुछ बता दिया। अब यश गंभीर हो गया था। थोड़ी देर तक वह चुप रहा, फिर उसने कहा, इसका मतलब आपकी टीम में कोई गद्दार है? यशवर्धन ने कहा, हाँ शायद। यश ने कहा, आपको क्या लगता है वह कोई मिनिस्टर होगा या आपकी बॉडीगार्ड की टीम में से कोई? हर्षवर्धन ने कहा, पता नहीं, शक करना बेकार होगा और मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता वरना हमारा दुश्मन अलर्ट हो जाएगा। यशवर्धन ने कहा, ठीक है भाई, मैं अपने आदमियों से कहता हूं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्या होगा अब आगे? किसने रची थी हर्षवर्धन के खिलाफ साजिश? कौन है हर्षवर्धन का दुश्मन? जानने के लिए पढ़ते रहिए ए मेरे सनम, ओनली ऑन पॉकेट एफएम विद रॉयल क्वीन। आपके लिए आज की शायरी पेश है। काश मिलो तो बतलाऊं तुम्हें, मेरी बेजार मोहब्बत का हिस्सा हो। यूं तो नज़्में कई लिखता हूं मैं, मशहूर वो ही हुई जिसमें तुम किस्सा हो। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12। भाभी को पटा लो, अब तक आपने पढ़ा। अपने भाई को खुद का मजाक उड़ाते हुए देखकर हर्षवर्धन ने यश की पीठ पर एक मुक्का जड़ दिया और कहा, अपने भाई से मजाक कर रहा है? तो यश ने कहा, तो भाई आप मार क्यों रहे हो? सीधी सीधी बोलो ना, अब बताओ क्या हुआ? तो हर्षवर्धन ने जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वह सब कुछ बता दिया। अब यश गंभीर हो गया था। थोड़ी देर तक वह चुप रहा, फिर उसने कहा, इसका मतलब आपकी टीम में कोई गद्दार है? यशवर्धन ने कहा, हाँ शायद। यश ने कहा, आपको क्या लगता है वह कोई मिनिस्टर होगा या आपकी बॉडीगार्ड की टीम में से कोई? हर्षवर्धन ने कहा, पता नहीं, शक करना बेकार होगा और मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता वरना हमारा दुश्मन अलर्ट हो जाएगा। यशवर्धन ने कहा, ठीक है भाई, मैं अपने आदमियों से कहता हूं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब आगे? यशवर्धन ने कहा, ठीक है भाई, मैं अपने आदमियों से कहता हूं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वैसे भाई वो वह लड़की, क्या नाम बताया आपने उसका? हर्षवर्धन ने अपनी कोट की पॉकेट से चेक निकालकर टेबल पर रखते हुए कहा, सनम मलिक। यशवर्धन ने टेबल से चेक उठाते हुए कहा, सनम मलिक यह वही है ना, मालिक कॉर्पोरेशन के फाउंडर और चेयरवुमन? हर्षवर्धन ने कहा, हाँ शायद। यशवर्धन ने कहा, तो आपको क्या लगता है मिस सनम मलिक इस साजिश में शामिल है या नहीं? हर्षवर्धन ने कहा, मुझे नहीं लगता, एक्चुअली में मैं उसके रूम में खुद गया था उन लोगों से बचते हुए और शायद उसे भी ड्रग्स दिया गया था इसलिए वह अपने होश में नहीं थी। फिर उसने अपने मन में कहा और उठने के बाद सुबह उसने ये चेक मेरे मुंह पर मारा है रात की पेमेंट के तौर पर। यह बात हर्षवर्धन अपने भाई को नहीं बता सकता था, नहीं तो वह उसका बहुत मजाक उड़ाता और हर्षवर्धन की सारी इज्जत धरी की धरी रह जाती। यशवर्धन ने कहा, और वह लड़की कौन थी? क्या आपने उसका चेहरा देखा? क्या आपको उस लड़की का चेहरा याद है? क्या आपको लगता है उसे लड़की ने आपके साथ कुछ तस्वीरें ली होगी? हर्षवर्धन ने कहा, हाँ शायद उसके पास तस्वीर होने के चांसेस है, पर मैं उसके ज्यादा क्लोज नहीं गया था, उसके पहले ही मैं वहां से बचकर निकल गया था। यशवर्धन ने कहा, क्या आपको किसी पर शक है? हर्षवर्धन ने कहा, मुझे नहीं पता ये किसने किया होगा। फिर यशवर्धन थोड़ी देर चुप रहा और कुछ सोचकर मुस्कुराया। उसने कहा, ऑलराइट, वैसे भाई आपको भाभी की कोई तस्वीर मिली? हर्षवर्धन को सनम के लिए यशवर्धन के मुंह से भाभी सुनकर काफी गुदगुदी सी महसूस हुई और उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया, पर उसने कहा, कौन भाभी? यशवर्धन ने कहा, क्या मतलब है कौन भाभी? भाई अब आप क्या चाहते हो? अब आपकी इज्जत तो लूट चुकी, अब आपको आपका हक भाभी से लेना ही होगा, बाय हुक और बाय क्रुक। यशवर्धन की बात सुनकर हर्षवर्धन के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, पर फिर भी अपने इमोशंस को छुपाते हुए उसने कहा, शट अप, शट अप। यशवर्धन ने कहा, क्या भाई, क्या आप उनसे शादी नहीं करोगे? आपको पता है ना मॉम आपके लिए लड़कियां ढूंढ रही है, हर दिन आपको नई नई लड़कियों की तस्वीरें भेजती रहती है। क्या आप मॉम की पसंद से शादी करना चाहते हो? और वैसे भी भाभी की इमेज आपके लिए काफी सूटेबल रहेगी, इससे आपको आगे चलकर पॉलिटिक्स में काफी फायदा होगा। आपको क्या लगता है?
हर्षवर्धन को अपनी माँ के बारे में सोचकर काफी अजीब महसूस होने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ उसे हर रोज अलग अलग लड़कियों की तस्वीरें भेजती हैं। ये सोचकर उसे घबराहट होने लगी। कुछ सोचकर उसने कहा, लेकिन वह मुझसे शादी क्यों करेगी? यशवर्धन ने कहा, क्यों नहीं करेगी? क्या कमी है आप में? हैंडसम फेस, एक हाई क्लास स्टेटस, आप आगे चलकर इंडिया के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। एक लड़की को इससे ज्यादा क्या चाहिए? हर्षवर्धन ने कहा, तुम कभी उससे मिले हो? यशवर्धन ने कहा, नहीं तो सिर्फ सुना है। हर्षवर्धन ने कहा, इसलिए तो भले ही सारी दुनिया मेरे पीछे भागे पर वह कभी नहीं आएगी। उसका ईगो कहे या सेल्फ रिस्पेक्ट, वह मेरे पीछे कभी नहीं आएगी। यशवर्धन ने कहा, तो क्या हो गया भाई? अगर भाभी आपके पीछे नहीं आ रही है तो आप चले जाओ, और वैसे भी आजकल कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इक्वालिटी पर विश्वास करे भाई। हर्षवर्धन ने कहा, लेकिन वह कहाँ है? उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता। मेरे आदमी ने उसके बारे में पता करने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी ज्यादातर इन्फॉर्मेशन हाइड की गई है। हमें सिर्फ उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ही मिली है, और वैसे भी मैं ज्यादा दिन तक इंडिया से बाहर नहीं रह सकता, इससे मेरे पॉलिटिकल करियर पर इफेक्ट पड़ेगा। यशवर्धन ने कहा, तो क्या हुआ? अगर आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते भाभी, तो इंडिया सकती है ना? हर्षवर्धन ने कहा, लेकिन वह यहाँ क्यों आएगी? यशवर्धन ने कहा, अगर कपूर इंडस्ट्रीज मलिक कॉरपोरेशन के साथ बिजनेस कोलेबोरेशन कर ले तो, और वैसे भी मैंने सुना है कि मलिक कॉरपोरेशन एशिया के बिजनेस वर्ल्ड में इंटर करने की तैयारी कर रही है। अब तक मलिक कॉरपोरेशन का बिजनेस यूरोप और बाकी देश में फैल चुका है, अब उसका नेक्स्ट टारगेट है एशिया। हर्षवर्धन ने कहा, लेकिन मैं उसे पटाऊंगा कैसे? यशवर्धन ने कहा, भाई आप एक मर्द होकर ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? आपको भाभी को पटाना ही होगा। अब ये कैसे होगा वो आप जानो, क्योंकि आप भूल रहे हैं मैं भी आपकी तरह जिंदगी भर अखंड सिंगल ही रहा हूं। हर्षवर्धन ने कहा, तुम चाहकर भी किसी लड़की के साथ हुकअप नहीं कर सकते। अगर यह बात मॉम को पता चली तो वह तुमसे जरूर नाराज हो जाएंगे, और तुम उन्हें जाकर भी मन नहीं पाओगे। यशवर्धन ने कहा, भाई महागुरु ने भी अलग ही लॉजिक लगाया है। अब आजकल के जमाने में कुंडली पर कौन विश्वास रखता है? वैसे मेरे लिए तो अच्छा ही है, इसकी वजह से मॉम मुझे कभी भी शादी के लिए फोर्स नहीं करती। हर्षवर्धन का, तुम्हारा भी वक्त आएगा। वैसे भी मॉम कहती है ना, भगवान ने हर किसी के लिए किसी को बनाया होता है। तुम्हारे लिए भी कोई परी आएगी, और मेरी किस्मत में तो शायद चुड़ैल लिखी थी भगवान ने। क्या होगा अब आगे? क्या हर्षवर्धन सनम को पटा पाएगा? क्या है कुंडली का चक्कर? क्यों मिसेज सीमा कपूर यशवर्धन को शादी के लिए फोर्स नहीं करती? जानने के लिए पढ़ते रहिए ए मेरे सनम, ओनली ऑन पॉकेट एफएम विद रॉयल क्वीन। आज के लिए आपकी शायरी पेश है। तुझे पाने की ख्वाहिश किसे है? तेरे होने का सुकून बड़ा है। एक लम्हा बीता था तेरे साथ, कभी आकर देख मेरे पास पड़ा है। हर जर्रे को खबर मेरे हाल की, एक तू ही है जो मुझसे दूर खड़ा है। इस नशे को कमजोर जमाना समझेगा कैसे? कमबख्त तेरी आंखों से जो चढ़ा है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13, ओल्ड कूपर मिशन। वह सोफे पर बैठी हुई थी, उनके पीछे उनका भरोसेमंद बटलर प्रवीण खड़ा हुआ था। 50 साल का प्रवीण कपूर फैमिली के लिए काफी लॉयल था। पहले वहां कपूर फैमिली का बॉडीगार्ड हुआ करता था। पिछले 25 सालों से कपूर फैमिली के लिए सर्व कर रहा था, इसलिए मैसेज सीमा कपूर को उसे पर काफी भरोसा था। मिसेज सीमा कपूर ने प्रवीण से कहा, कुछ पता चला? प्रवीण ने कहा, जो मैं हमने उनकी हर जगह तलाश कर ली है पर उनका कुछ पता नहीं चला। मैसेज सीमा कपूर ने कहा, ढूंढते रहो, हमारी कोशिश कभी विफल नहीं होगी, एक न एक दिन वह हमें मिल ही जाएगी। क्या होगा अब आगे? किसे ढूंढ रही है मैसेज सीमा कपूर? क्या हर्षवर्धन और सनम फिर से मिल पाएंगे? यशवर्धन को उसकी सोलमेट कब मिलेगी? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14, महागुरु की भविष्यवाणी। अब तक आपने पढ़ा। मिसेज सीमा कपूर सोफे पर बैठी हुई थी, उनके पीछे उनका भरोसेमंद बटलर प्रवीण खड़ा हुआ था। 50 साल का प्रवीण कपूर फैमिली के लिए काफी लॉयल था। पहले वह कपूर फैमिली का बॉडीगार्ड हुआ करता था। पिछले 25 सालों से कपूर फैमिली के लिए सर्व कर रहा था, इसलिए मिसेज सीमा कपूर को उसे पर काफी भरोसा था। मिसेज सीमा कपूर ने प्रवीण से कहा, कुछ पता चला? प्रवीण ने कहा, जो मैं हमने उनकी हर जगह तलाश कर ली है पर उनका कुछ पता नहीं चला। मिसेज सीमा कपूर ने कहा, ढूंढते रहो, हमारी कोशिश कभी विफल नहीं होगी, एक न एक दिन वह हमें मिल ही जाएगी। अब आगे? मिसेज सीमा कपूर ने कहा, ढूंढते रहो, हमारी कोशिश कभी विफल नहीं होगी, एक न एक दिन वह हमें मिल ही जाएगी। प्रवीण ने कहा, यस मैडम। मिसेज सीमा कपूर के हाथ में एक फाइल थी, उसके फ्रंट पेज पर एक 15 साल की बच्ची की तस्वीर थी। वह बच्ची काफी खूबसूरत थी, बिल्कुल बाबी डॉल की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे परियों की दुनिया से निकलकर एक परी उसे तस्वीर में समा गई हो। मैसेज सीमा ने कहा, नैना बेटा कहाँ है आप? जब तक आप हमें मिलेंगे नहीं, हम अपनी बेटी की शादी आपसे कैसे करवाएंगे, और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन कैसे आएंगे? वह दोनों नालायक तो शादी करने को तैयार ही नहीं है, वरना अब तक हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हमारे हाथ में होते। मिसेज सीमा अपनी सोच में गुम थी कि पीछे से आवाज सुनाई दी। मिस्टर जयवर्धन कपूर यानी कि मैसेज सीमा के पति सीढ़ियों से उतर रहे थे। जब प्रवीण ने देखा कि मिस्टर जयवर्धन कपूर नीचे आ रहे हैं तो वह हॉल से चले गए। मिस्टर जयवर्धन कपूर उम्र 55 साल पर दिखने में बिल्कुल 35-40 साल के लग रहे थे। वह काफी हैंडसम थे, ऐसा लग रहा था जैसे हर्षवर्धन के नैन नक्श अपने पिता पर ही गए थे। उन्होंने अपने आप को काफी मेंटेन किया हुआ था।
आज भी उन पर काफी लड़कियां मरती थी और वह सिर्फ अपनी पत्नी पर। मिस्टर जयवर्धन कपूर ने कहा, सीमा आप इतना टेंशन क्यों लेती है? अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखा कीजिए, आप जानती है ना आप हमारी जान है। मिसेज सीमा ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप जय, आपको पता है ना महागुरु ने क्या कहा था, हमें यशवर्धन की शादी उस विशेष कुंडली वाली लड़की से ही करनी होगी वरना यशवर्धन की जिंदगी को खतरा हो सकता है। और आपको पता है ना 3 साल पहले हमने ये कोशिश भी की थी पर नतीजा आपने भी देख लिया था। इसलिए हम अपने बेटे की जिंदगी फिर से रिस्क में नहीं डाल सकते। ये कहते हुए वह कहीं खो गई। फ्लैशबैक 3 साल पहले कपूर फैमिली के महागुरु की ने भविष्यवाणी की थी कि अगर यशवर्धन की शादी एक विशेष कुंडली वाली लड़की से नहीं हुई तो यशवर्धन की शादी से 10 दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर सीमा जी ने इतना अंधविश्वास रखना ठीक नहीं समझा और उन्होंने यशवर्धन के लिए एक लड़की पसंद की थी और जबरदस्ती यशवर्धन को उससे मिलने के लिए मना भी लिया था। पर जब यशवर्धन अपनी मां के कहने पर उस लड़की से मिलने के लिए आ रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। तब सीमा जी काफी घबरा गई थी। तब से ये डर उनके मन में बैठ गया था, इसलिए उन्होंने उसे विशेष कुंडली वाली लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया था। फ्लैशबैक एंड। जब मिस्टर जयवर्धन ने देखा कि उनकी पत्नी किसी सोच में गुम है तो उन्होंने कहा, सीमा कहाँ खो गई आप? सीमा जी ने जब मिस्टर जयवर्धन की आवाज सुनी तब वह अपने ख्यालों से बाहर आई। मिसेज सीमा ने कहा, और आपको पता है हमें हमारी बहू की इंफॉर्मेशन मिल गई है, बस अब उन्हें ढूंढना बाकी है। ये देखिए, ये रही उनकी पूरी इंफॉर्मेशन पर ये पुरानी है। इतना कहकर मैसेज सीमा ने अपने हाथ में राखी फाइल मिस्टर जयवर्धन को दे दी। मिस्टर जयवर्धन को काफी हैरानी और खुशी दोनों हो रही थी। आखिरकार उनकी पत्नी ने अपनी जिद पूरी करी ली थी। पिछले 3 सालों से मैसेज शिवानी जीत पकड़ ली थी कि यशवर्धन की शादी महागुरु जी के द्वारा बताई गई विशेष कुंडली वाली लड़की से ही होगी वरना नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने कपूर फैमिली के जासूसों को लगा दिया था पर उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन 2 दिन पहले ही कपूर फैमिली के जासूस होने उसे लड़की को ढूंढ निकाला था। उसे लड़की की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह थी। नाम नैना ओबरॉय, उम्र 16 साल, क्लास 10th, पिता का नाम नमन ओबरॉय, मां का नाम अक्षरा ओबरॉय। फाइल के फ्रंट पेज पर नैना की अपने माता पिता के साथ हंसते हुए एक बड़ी सी फोटो थी। नैना के माता पिता मिस्टर नमन ओबरॉय और मां अक्षरा ओबरॉय कॉर्पोरेशन के ओनर थे पर उनकी मृत्यु 6 साल पहले हो गई थी। वह एक प्री प्लान मर्डर था। शायद नैना के माता पिता को इस बात का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को एक ऐसी जगह पर छुपा दिया था जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। फिलहाल ओबरॉय कॉर्पोरेशन को उनके छोटे भाई समीर ओबरॉय और उनकी पत्नी आकांक्षा ओबरॉय संभाल रहे हैं। उनकी एक बेटी है माया ओबरॉय। पूरी ओबरॉय कॉर्पोरेशन अभी भी नैना ओबरॉय के नाम पर है। मिस्टर समीर ओबरॉय अभी भी नैना ओबरॉय को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी अब तक वह नहीं मिली। कानून के हिसाब से नैना ओबरॉय की कस्टडी समीर ओबरॉय और उनकी पत्नी आकांक्षा ओबरॉय के पास है, इसीलिए ओबरॉय कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी भी समीर ओबरॉय और उनकी पत्नी आकांक्षा ओबरॉय को दी गई है। मिस्टर समीर ओबरॉय और उनकी पत्नी ने कानून के सामने ये साबित कर दिया है कि माया ओबरॉय ही मिस्टर नमन ओबरॉय और अक्षरा ओबरॉय की बेटी है, इसीलिए सभी को लगता है कि माया ओबरॉय कॉर्पोरेशन की असली मालकिन और प्रिंसेस है। पर कपूर फैमिली के जासूसों ने ये बात पता लगा ली थी कि माया ओबरॉय नमन ओबरॉय और अक्षरा ओबरॉय की बेटी नहीं है, वह समीर ओबरॉय और आकांक्षा ओबरॉय की बेटी है। दुनिया में सभी को लगता है कि मिस्टर समीर ओबरॉय अपने भाई की बेटी को अपनी बेटी की तरह पाला है, लेकिन यह सच नहीं है। समीर ओबरॉय ने अपने भाई की बेटी की आइडेंटिटी अपनी बेटी को दी है। मिस्टर नमन ओबरॉय अपनी बेटी की आइडेंटिटी दुनिया के सामने रिवील नहीं की थी, उनके काफी दुश्मन थे, इसलिए अपनी बेटी का पर कोई खतरा न आए इसीलिए उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को दुनिया से छुपा कर रखा था। पर 6 साल पहले उन्हें आभास हो गया था कि उनके अपने ही उनकी पीठ पीछे चुरा भौंक रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को छुपा दिया और अपनी विल अपनी सारी जायदाद अपनी इकलौती बेटी के नाम कर दी। मिस्टर नमन ओबरॉय की विल के अनुसार नैना ओबरॉय को 22 साल की उम्र तक कुछ भी करके शादी करनी ही होगी। अगर 22 साल की उम्र में नैना की शादी नहीं हुई तो उसे सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी और अगर नैना ने समय पर शादी कर ली तो सारी जायदाद नैना के पति के नाम पर हो जाएगी। अभी नैना के 22 साल पूरे होने में पूरे 6 महीने बाकी थे। सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद मिस्टर जयवर्धन ने फाइल से नैना की फोटो बाहर निकालकर फाइल बंद कर दी। मिस्टर जयवर्धन ने नैना के फोटो की तरफ देखकर कहा, तो यह है हमारी बहू। वैसे मिस्टर नमन ओबरॉय तो हमारे पुराने बिजनेस पार्टनर थे ना? मिसेज सीमा ने कहा, हाँ वही, जब मिस्टर नमन ओबरॉय और उनकी पत्नी की डेथ हुई थी तो शायद उनके शोक सभा में हम भी गए थे, है ना? फिर कुछ पल रुककर उन्होंने फिर से कहा, जब हम वहां पर गए थे तो मिस्टर समीर ओबरॉय और उनकी पत्नी और बेटी कितने अच्छे से नाटक कर रहे थे ना? आजकल के जमाने में कितने लालची लोग हो गए हैं, जायदाद के लिए भाई भाई को नहीं छोड़ता। मिस्टर जयवर्धन ने कहा, हम जाने दीजिए सीमा, वैसे भी होनी को कौन टाल सकता है, हमें तो सिर्फ कोशिश करनी होती है। जो बीत गया सो बीत गया, अभी पास्ट के बारे में नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए। अभी तो हमें हमारी बहू को भी ढूंढना है।
सीमा जी ने कहा, जी आप सही कह रहे हैं। मिस्टर जयवर्धन ने कहा, और आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? जिसकी वह होने वाली पत्नी है उसे ढूंढने दीजिए। मिस्टर जयवर्धन की बात सुनकर सीमा जी हंसने लगी। उन्होंने हंसते हुए कहा, आप भी कैसी बात कर रहे हैं जय? मिस्टर जयवर्धन ने कहा, नहीं सीमा, हम कल ही उसे बुला लेते हैं। सीमा जी ने कहा, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, चलिए हम नाश्ता लगवाते हैं, आप बैठिए। फिर मिस्टर जयवर्धन और सीमा जी डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गए। ओल्ड कपूर मैंशन की डाइनिंग टेबल काफी बड़ी थी, इतनी बड़ी कि जिस पर 25 से 30 लोग आराम से खाना खा सकते थे। वहां की खुशियां ऐसी थी जैसे राजा महाराजा के जमाने की हो। उन पर की गई नक्काशी काफी यूनिक थी। कुर्सियों पर बिछी हुई कालीन भी ड्राई क्लीन और डिसइंफेक्ट की हुई थी। डाइनिंग टेबल के पास पहुंचकर सीमा जी ने बटलर प्रवीण को आवाज लगाकर कहा, प्रवीण नाश्ता लगवा दीजिए। बटलर प्रवीण ने कहा, यस मैडम एंड मास्टर, प्लीज हैव अ सीट। इतना कहकर बटलर प्रवीण किचन की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद मिस्टर जयवर्धन और मिसेस सीमा का नाश्ता हो चुका था। वह हमेशा नाश्ता लाइट ही करते थे, जो उनकी सेहत के लिए अच्छा हो। कपूर फैमिली के न्यूट्रिशंस उनके लिए डाइट प्लान रेडी करते थे। उनके हिसाब से ही कपूर फैमिली के हर मेंबर अपना डाइट लेते थे। मिस्टर जयवर्धन ने कहा, सीमा अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूं, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर उन्होंने सीमा जी के माथे पर किस किया और अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गए। मिस्टर जयवर्धन कपूर कूपर कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे। वह ज्यादातर ऑफिस नहीं जाते थे, अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए घर से ही ज्यादातर काम करते थे, पर कभी कभी इंपॉर्टेंट काम होने की वजह से वह ऑफिस चले जाते थे। मिस्टर जयवर्धन की जाने के बाद मिसेज सीमा ने बटलर प्रवीण को इंस्ट्रक्शंस दिए और अपने रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज की। उन्होंने अभी एक ब्लू कलर का फॉर्मल सूट पहना हुआ था, लाइट मेकअप किया। लाइट मेकअप में भी वह काफी खूबसूरत लग रही थी। वह अपनी प्रोफेशनल लुक में तैयार थी। थोड़ी देर बाद वह भी अपने फैशन स्टूडियो के लिए निकल गई। मैसेज सीमा भी एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी। क्या होगा अब आगे? कहाँ है नैना? क्या हुआ था नैना के माता पिता के साथ? क्या यशवर्धन नैना को अपनाएगा? क्या सनम और हर्षवर्धन फिर से मिलेंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए ए मेरे सनम, ओनली ऑन पॉकेट एफएम विद रॉयल क्वीन। आज के लिए आपकी शायरी पेश है। कहानी का ऐसा किरदार करना है मुझे, डूबकर बढ़ाने वाली पतवार होना है मुझे, सूरज की आंखें चकाचौंध ना कर दे तब तक और चमकदार होना है मुझे, तेरे शहर में रहूं पर मिलूं नहीं तुझसे, 2020 जैसा साल होना है मुझे, जिस कदर ना हो उसे मत चाहो। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15। हर्षवर्धन और यशवर्धन तक आपने पढ़ा। मिस्टर जयवर्धन कपूर कूपर कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे। वह ज्यादातर ऑफिस नहीं जाते थे, अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए घर से ही ज्यादातर काम करते थे, पर कभी कभी इंपॉर्टेंट काम होने की वजह से वह ऑफिस चले जाते थे। मिस्टर जयवर्धन की जाने के बाद मिसेज सीमा ने बटलर प्रवीण को इंस्ट्रक्शंस दिए और अपने रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज की। उन्होंने अभी एक ब्लू कलर का फॉर्मल सूट पहना हुआ था, लाइट मेकअप किया। लाइट मेकअप में भी वह काफी खूबसूरत लग रही थी। वह अपनी प्रोफेशनल लुक में तैयार थी। थोड़ी देर बाद वह भी अपने फैशन स्टूडियो के लिए निकल गई। मैसेज सीमा भी एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी। अब आगे वहीं दूसरी तरफ कपूर विला में हर्षवर्धन और यशवर्धन दोनों ही सुबह के 5 o'clock बजे उठ गए थे। उन्होंने 2 घंटे तक जिम में एक्सरसाइज और मेडिटेशन किया। आधे घंटे में वह दोनों अपने अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए तैयार थे। 8 AM हर्षवर्धन और यशवर्धन दोनों ही ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ गए थे। उन दोनों ने ही ब्लैक 3-piece सूट पहना हुआ था, जेल से सेट किए हुए बाल, एक जैसी हेयर स्टाइल, उनका एक्स्ट्रा गुड लुकिंग और चार्मिंग फेस, एकदम फिट बॉडी। अगर इस वक्त उन्हें कोई देख लेता तो पक्का अभी के अभी उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर देता। वह दोनों एक दूसरे के सामने बैठे बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, जैसे एक के सामने आईना रख दिया गया हो। डाइनिंग टेबल पर वह दोनों बैठे थे और मेड्स उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। यशवर्धन को सब कुछ बिल्कुल क्लीन पसंद था, इसीलिए कपूर विला की डाइनिंग टेबल भी एकदम लग्जरियस थी। यहाँ की हर चीज ड्राई क्लीन और डिसइंफेक्ट की जाती थी, इसीलिए हर जगह बिल्कुल साफ सफाई थी। डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट ऐसे सजा हुआ था जैसे कोई शाही दावत हो, लेकिन वह ब्रेकफास्ट बिल्कुल सिंपल था। यशवर्धन के घर के शेफ ने तैयार किया था, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन काफी शानदार थी। हर्षवर्धन और यशवर्धन ब्रेकफास्ट करते हुए बात कर रहे थे। यशवर्धन ने कहा, भाई मैं आज ही मलिक कॉरपोरेशन से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहता हूं और अपने हमारी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजता हूं कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है ना? हर्षवर्धन ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसे ही वह दोनों पॉलिटिक्स और बिजनेस की बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। यशवर्धन ने कहा, भाई अब आप आगे निकालिए, मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूं। हर्षवर्धन ने कहा, ठीक है। इतना कहकर उसने अपना कुछ जरूरी सामान लिया और गैराज की तरफ बढ़ गया। गैराज में हर्षवर्धन की टीम तैयार थी। सबसे आगे सेक्रेटरी टीना और उसके पीछे हर्षवर्धन के प्रेसिडेंशियल गार्ड्स। हर्षवर्धन के आते ही सेक्रेटरी टीना ने हर्षवर्धन को उसका शेड्यूल बताना शुरू किया। वह दोनों कार में बैठ गए। इसी के साथ सभी गार्ड्स भी कार में बैठ गए। थोड़ी देर में वह सभी कार दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ
यशवर्धन भी ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। 5 मिनट के अंदर अंदर वह भी ऑफिस के लिए निकल गया। यशवर्धन की कार भी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही थी। यशवर्धन कार की पिछली सीट पर बैठा था। ड्राइविंग सीट पर यशवर्धन का ड्राइवर अनंत और पैसेंजर सीट पर यशवर्धन का हेड पर्सनल बॉडीगार्ड अरविंद बैठा था। यशवर्धन की कार लैम्बोर्गिनी ब्रांड की एक कस्टम मेड बुलेट प्रूफ मॉडल थी, जिसे स्पेशली कपूर फैमिली के लिए बनाया जाता था। उसकी कार के आगे पीछे दो मर्सिडीज बेंज चल रही थी, जिनमें यशवर्धन के बाकी भरोसेमंद पर्सनल बॉडीगार्ड बैठे हुए थे। सभी बॉडीगार्ड ने ब्लैक यूनिफॉर्म पहन हुआ था, जिन पर कपूर फैमिली का बैच लगा हुआ था। उन सभी कारों पर भी कपूर फैमिली का लोगो लगा हुआ था, जिसकी वजह से वह सभी कार्स जहां जहां से भी गुजर रही थी, सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां से ट्रैफिक क्लियर कर रहे थे, क्योंकि वह सभी उन सभी कार्स पर लगे लोगो को पहचानते थे। इस देश में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे कपूर फैमिली और उसके लोगो के बारे में ना पता हो। जल्दी ही यशवर्धन अपने ऑफिस की पार्किंग में पहुंच गया। अरविंद ने यशवर्धन की कार का डोर खोला। यशवर्धन कर से बाहर निकाला। उसके पीछे अरविंद और उसके बाकी पर्सनल बॉडीगार्ड भी चलने लगी। पार्किंग में लगी अपनी पर्सनल लिफ्ट से यशवर्धन टॉप फ्लोर पर यानी 78 फ्लोर पर पहुंच गया। 78 फ्लोर पर यशवर्धन का केबिन था। यशवर्धन वक्त का काफी पाबंद था, इसलिए शार्प 9 o'clock बजे यशवर्धन ऑफिस पहुंच गया था। जैसे ही टॉप फ्लोर की लिफ्ट खुली, यशवर्धन लिफ्ट से बाहर आया और उसके पीछे अरविंद और उसके कुछ बॉडीगार्ड्स भी। यशवर्धन का पर्सनल असिस्टेंट विक्रम लिफ्ट के बाहर ही यशवर्धन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही यशवर्धन लिफ्ट से बाहर आया, विक्रम ने कहा, गुड मॉर्निंग बॉस। यशवर्धन ने कोई जवाब नहीं दिया, पर विक्रम को इसकी आदत थी। विक्रम यशवर्धन के पीछे पीछे चलते हुए उसे आज का पूरा शेड्यूल बताने लगा। जैसे ही यशवर्धन केबिन में पहुंचा, उसने अपनी चेयर पर बैठे हुए विक्रम से कहा, आई वॉन्ट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट सनम मलिक। हु इज शी? वेयर हैज शी कम फ्रॉम? व्हाट इज हर नेक्स्ट स्टेप नाउ? Which field is she going to start with to enter the Asian business community? Try to get her picture. Got it. मुझे सनम मलिक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। वह कौन है? कहां से आई है? फिलहाल उसका अगला कदम क्या है? वह एशिया बिजनेस कम्युनिटी में कदम रखने के लिए किस फील्ड से शुरुआत करने वाली है? कोशिश करना कि उसकी तस्वीर मिल जाए। समझ गए। यशवर्धन की फेस पर इस वक्त कोई एक एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता था। वैसे तो यशवर्धन अपने भाई के लिए काफी खुश था कि उसकी जिंदगी में आखिरकार कोई तो आ ही गई, पर अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए वह खुद की तसल्ली कर लेना चाहता था। और रही बात हर्षवर्धन के साथ रची गई साजिश की, तो यशवर्धन ने पहले ही अपने जासूसों को हर्षवर्धन की टीम और जो उनके साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर था उनके पीछे लगा दिया था। विक्रम को समझ तो नहीं आया कि अचानक यशवर्धन मलिक कॉरपोरेशन और सनम मलिक में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। उसे आदत थी यशवर्धन के ऐसे बिहेवियर की, इसलिए उसने अपने कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन छुपाते हुए कहा, यस बॉस। यस बॉस, यशवर्धन ने कहा। मिस्टर शर्मा को मेरे केबिन में भेजिए। विक्रम ने कहा, यस बॉस। यस बॉस। इतना कहकर विक्रम हर्षवर्धन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए केबिन से चला गया और यशवर्धन अपने कंप्यूटर पर बिजी हो गया। क्या होगा अब आगे? किसने रची थी हर्षवर्धन के खिलाफ साजिश? क्या यशवर्धन नैना को ढूंढ पाएगा? क्या हर्षवर्धन और सनम फिर से मिल पाएंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए है ए मेरे सनम, ओनली ऑन पॉकेट FM विद रॉयल क्वीन। आज के लिए आपकी शायरी पेश है। आज बस एक छोटी सी हाँ कर दो, हमारे नाम कुछ इस तरह सारा जहां कर दो। वो मोहब्बत जो तुम्हारे दिल में है, उसे जुबा पर लाओ और बयां कर दो। है पुरानी दास्तान हीर रांझा की, तारीख मोहब्बत की फिर से जमा कर दो। अपने दिल में कुछ इस तरह छुपा लो मुझको। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16, डिनर प्लेन। अब तक आपने पढ़ा। विक्रम को समझ तो नहीं आया कि अचानक यशवर्धन मलिक कॉरपोरेशन और सनम मलिक में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। उसे आदत थी यशवर्धन के ऐसे बिहेवियर की, इसलिए उसने अपने कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन छुपाते हुए कहा, यस बॉस। यस बॉस, यशवर्धन ने कहा। मिस्टर शर्मा को मेरे केबिन में भेजिए। विक्रम ने कहा, यस बॉस। यस बॉस। इतना कहकर विक्रम हर्षवर्धन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए केबिन से चला गया और यशवर्धन अपने कंप्यूटर पर बिजी हो गया। अब आगे। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया मलिक विला। यहां इंडिया में सुबह के 9 o'clock बज रहे थे, वहीं ऑस्ट्रेलिया में 2:30 बज रहे थे। वैसे तो सनम सुबह ही न्यूयॉर्क के लिए निकलने वाली थी, पर ऑस्ट्रेलिया की ब्रांच में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आने की वजह से वह सीधा ऑफिस आ चुकी थी। उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में 5 से 6 घंटे लग गए थे, इसलिए अब वह न्यूयॉर्क के लिए निकलने वाली थी। उसने मार्टिन से कहकर ऑफिस के रूफ टॉप पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवा लिया था। सनम अपने ऑफिस में के केबिन में बैठकर न्यूयॉर्क जाने से पहले ऑस्ट्रेलिया ब्रांच की सभी रिपोर्ट्स चेक कर रही थी, ताकि उसे तसल्ली हो गई कि सब कुछ ठीक है और उसकी कंपनी सिर्फ डेवलपमेंट और प्रॉफिट की ओर बढ़ रही है। थोड़ी देर बाद सनम और मार्टिन रूफ टॉप पर खड़े थे। उनके पीछे 10 से 12 बॉडीगार्ड खड़े थे, जो सनम के पर्सनल बॉडीगार्ड थे, जो हमेशा उसके साथ रहते थे।
रूफटॉप पर 3 से 4 हेलीकॉप्टर खड़े थे जिन पर मलिक कॉरपोरेशन का लोगो लगा हुआ था। अकरम भी सनम को सी ऑफ करने के लिए आया हुआ था। सनम ने अकरम को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ने लगी। हेलीकॉप्टर के पास पहुंचकर सनम के हेड बॉडीगार्ड लियो ने डोर खोला। 15 मिनट बाद सनम, मार्टिन और उसके सारे बॉडीगार्ड्स प्राइवेट जेट में बैठे हुए थे और जेट उड़ान भर चुका था। इंडिया, शाम 7 o'clock बजे। ओल्ड कपूर मेंशन श्री जयवर्धन और मिसेस सीमा अपने काम से घर लौट चुके थे और अपने कमरे में बेड पर लेटे हुए थे। सीमा जी ने मिस्टर जयवर्धन के सीने पर अपना सर रखा हुआ था और उन्होंने उनकी कमर भी पकड़ी हुई थी। मिस्टर जयवर्धन सीमा जी का सर सहला रहे थे। श्री जयवर्धन ने कहा, तो आज हमारी जानेमन कौन सा फ्लेवर पसंद करेगी। सीमा जी को मिस्टर जयवर्धन की डबल मीनिंग बातों का मतलब अच्छे से समझ आ रहा था। उन्होंने कहा, क्या अभी ये भी कोई उम्र है इन सब बातों की। श्री जयवर्धन ने कहा, क्या सीमा, इंसान दिल से जवान होता है ना कि उम्र से, इसलिए फटाफट बताइए आप कौन सा फ्लेवर पसंद करेगी। सीमा जी ने कहा, क्या आप भी एक ही बात लेकर बैठ गए हैं। अच्छा सुनिए ना, आपने कहा था ना आप यश से बात करेंगे। मिस्टर जयवर्धन ने कहा, ठीक है, हम अपनी पसंद का फ्लेवर चूज कर लेंगे और रही बात आपके शहजादे की, लीजिए अभी किए देते हैं। इतना कहकर उन्होंने साइड टेबल से अपना फोन उठाए और यशवर्धन को कॉल मिला दिया। रिंग जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ यशवर्धन अभी भी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसका नॉर्मली घर जाने का टाइम रात 9 o'clock का होता था। जब उसकी कॉल की बेल बजी तो उसने फोन उठाकर देखा, स्क्रीन पर डैड नाम चमक रहा था। यशवर्धन ने कॉल उठाया तो उधर से मिस्टर जयवर्धन की आवाज आई। श्री जयवर्धन ने कॉल स्पीकर पर रखा हुआ था, इसलिए सीमा जी भी सुन रही थी। मिस्टर जयवर्धन ने कहा, शहजादे आप कहाँ हैं फिलहाल। यशवर्धन ने कहा, डैड मैं अभी ऑफिस में हूँ। जब सीमा जी ने सुना कि उनका बेटा अभी भी ऑफिस में है तो उन्होंने चिंता से कहा, बेटा अपनी सेहत का ख्याल रखा कीजिए। आपसे कितनी बार कहा है इतनी देर तक ऑफिस में मत रहा कीजिए। यशवर्धन ने जब अपनी मॉम की चिंता भरी आवाज सुनी तो उसने कहा, हाँ मॉम अभी निकल ही रहा हूँ। सीमा जी ने कहा, हाँ तो निकल रहे हो तो कपूर विला मत जाना, मेंशन आ जाओ। यशवर्धन ने कहा, क्यों मॉम कोई इमरजेंसी है क्या। सीमा जी ने प्यार से कहा, नहीं बेटा मैं बुला रही हूँ इसलिए, और डिनर के वक्त तक आ जाना। मैं शेफ से कहकर तुम्हारा फेवरेट खाना बनवाऊंगी और हो सके तो हर्षवर्धन और कबीर को भी इन्फॉर्म कर देना, अगर उनके पास वक्त हो तो डिनर के लिए आ जाए, हम सभी साथ में डिनर करेंगे। यशवर्धन जो कॉल पर बात करते हुए लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चल रहा था, उसने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, मॉम मैं भाई को इन्फॉर्म कर दूंगा, पर कबीर फिलहाल लॉस एंजेलिस में इसलिए वह नहीं आ पाएगा और आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। सीमा जी ने यशवर्धन की बात समझकर कहा, ठीक है बेटा, लेकिन तुम वहां से जल्दी निकलो। ओके बेटा, यशवर्धन ने कहा। ओके मॉम, गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड। इतना कहकर यशवर्धन ने कॉल रख दिया। उधर मिस्टर जयवर्धन ने सीमा जी से कहा, ठीक है ना अब। सीमा जी ने कहा, हम। फिर उन्होंने अपने कमरे का टेलीफोन उठाया और नीचे हॉल में कॉल किया। नीचे बटलर प्रवीण ने फोन उठाया और कहा, यस मैडम। सीमा जी ने कहा, प्रवीण अभी कुछ देर में यश घर आने वाला है, इसीलिए आप शिव से कह दीजिए कि उसकी पसंद की सारी चीज डिनर में बनाए और जब यश आ जाए तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बटलर प्रवीण ने कहा, ओके मैडम। सीमा जी ने कहा, हम, और कॉल रख दिया। उधर यशवर्धन ने हर्षवर्धन को कॉल किया। हर्षवर्धन ने कॉल उठाया और कहा, हेलो। यशवर्धन ने कहा, हेलो भाई कैसे हो आप। हर्षवर्धन ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम अपनी बताओ, क्या कुछ अपडेट मिली। यशवर्धन ने कहा, नहीं भाई, लेकिन कल तक मिल जाएगी। हर्षवर्धन ने कहा, क्या कुछ काम था। यशवर्धन ने कहा, नहीं भाई, लेकिन मॉम ने कहा है अगर आप फ्री हो तो क्या आप आज रात डिनर पर आ सकते हैं। हर्षवर्धन ने कहा, नहीं यश, मेरी अभी थोड़ी देर में इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मॉम से कहना मैं उनसे अगले हफ्ते मिलने आऊंगा। यशवर्धन ने कहा, ठीक है भाई, अगर कुछ अपडेट मिली तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। हर्षवर्धन ने कहा, ठीक है, और कॉल रख दिया। फिर यशवर्धन ने अपने पर्सनल असिस्टेंट विक्रम को केबिन में बुलाया और कहा, अभी जो मीटिंग होने वाली थी उसे कल के लिए पोस्टपोन कर दो। विक्रम ने कहा, यस बॉस। यस बॉस। फिर विक्रम ने कहा, बॉस इन फाइल्स पर आपके साइन चाहिए थे। यशवर्धन ने विक्रम के हाथ से फाइल ली और पढ़ने लगा, फिर उसने साइन कर दिया। यशवर्धन ने अपना लैपटॉप बैग लिया और केबिन से बाहर की तरफ जाने लगा। केबिन के बाहर अरविंद और बाकी के बॉडीगार्ड खड़े थे जो यशवर्धन का ही इंतजार कर रहे थे। अरविंद और बाकी बॉडीगार्ड यशवर्धन के पीछे चलने लगे। थोड़ी देर में लिफ्ट से वह पार्किंग में पहुंच गए। यशवर्धन ने पीछे की सीट पर बैठते हुए कहा, ओल्ड कपूर मैंशन चलो। ओल्ड कपूर मैंशन। मिस्टर जयवर्धन ने सीमा जी से कहा, ठीक है ना अब। सीमा जी ने कहा, यस, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। बस अब हमें हमारी बहुएं मिल जाए और हमारे तीनों बेटों की शादी हो जाए तो हम 4 धाम की तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे। पर हमारे बड़े बेटे का क्या होगा, वह तो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने उसे कितनी अच्छी अच्छी लड़कियों की तस्वीरें दिखाई लेकिन उसे तो कोई पसंद ही नहीं आती। मिस्टर जयवर्धन ने कहा, सीमा जी आप इतनी चिंता मत किया कीजिए, आप हमारे शहजादों पर भरोसा कीजिए, हर्ष भी जरूर मान जाएगा। ओके। सीमा जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है कि हमें हमारे बेटों पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमें फिर भी चिंता होती है, हम क्या करें।
मिस्टर जयवर्धन ने कहा, बस चिंता मत कीजिए, और आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई है, हमारे बारे में भी तो सोचिए कुछ। इतना कहकर उन्होंने एक हाथ से सीमा जी के चिन को पकड़ा और दूसरे हाथ से उनके बालों को सहलाने लगे। देखते देखते वह दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। मिस्टर जयवर्धन सीमा जी के होठों की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे उन दोनों के होंठ मिल गए। मिस्टर जयवर्धन सीमा जी के होठों को सॉफ्टली किस करने लगा। 10 मिनट तक किस करने के बाद मिस्टर जयवर्धन ने सीमा जी को छोड़ दिया। मिस्टर जयवर्धन के छोड़ते ही सीमा की गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उन्होंने अपना सर मिस्टर जयवर्धन के सीने पर रख दिया। जब मिस्टर जयवर्धन को लगा कि सीमा जी की सांसें अब नॉर्मल हो गए हैं तो उन्होंने एक बार फिर उन्हें किस करना शुरू कर दिया। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। वहीं दूसरी तरफ आधे घंटे बाद यशवर्धन की कार का काफिला ओल्ड कपूर मैंशन के बड़े से गेट से इंटर कर रहा था। जब बटलर प्रवीण को पता चला कि उनके यंग मास्टर यशवर्धन मैंशन आए हैं तो वह उन्हें रिसीव करने चले गए। यशवर्धन मैंशन के बड़े से डोर से इंटर कर रहा था, तब बटलर प्रवीण ने कहा, वेलकम यंग मास्टर। मैडम और सर ने बताया था कि आप आ रहे हैं। मैडम और सर अभी अपने कमरे में है, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूँ। यशवर्धन ने कहा, नहीं अंकल, रहने दीजिए, मैं ही मॉम डैड के कमरे में चला जाता हूँ। बटलर प्रवीण ने कहा, ओके यंग मास्टर। यशवर्धन फिर श्री यशवर्धन और सीमा जी के कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद यशवर्धन ने कमरे के डोर पर नॉक किया। यशवर्धन अपनी मॉम डैड को काफी अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने डोर पर नॉक किया। कमरे में मिस्टर जयवर्धन अभी भी सीमा जी को किस कर रहे थे। जब सीमा जी ने नाक की आवाज सुनी तो वह हड़बड़ा गई और मिस्टर जयवर्धन को खुद से दूर धकेलना लगी। मिस्टर जयवर्धन ने भी उन्हें छोड़ दिया। सीमा जी को काफी शर्मा आ रही थी, इसलिए वह तुरंत वॉशरूम में अपना हुलिया ठीक करने के लिए निकल गई। मिस्टर जयवर्धन ने ऐसी नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और अपने बालों में हाथ फेरने लगे। फिर डोर खोलने के लिए चले गए। जब डोर खुला तो यशवर्धन के सामने मिस्टर जयवर्धन खड़े थे। यशवर्धन ने मिस्टर जयवर्धन की तरफ कुछ सेकंड तक एक तक देखा, फिर नजरें फेर ली। क्या होगा अब आगे? यशवर्धन ने मिस्टर जयवर्धन से अपनी नजरें क्यों फेर ली, जानने के लिए पढ़ते रहिए ए मेरे सनम, ओनली ऑन पॉकेट FM विद द रॉयल क्वीन। आपके लिए आज की शायरी पेश है। दुआओं सी हो तुम, देखता हूं और मुस्कुरा देता हूं। ख्वाबों सी हो तुम, पलकों में भरता हूं और छुपा लेता हूं। फूलों सी हो तुम, छूता हूं और महक जाता हूं। सुकून सी हो तुम, मिलता हूं और बेचैनियां भूल जाता हूं। जिंदगी सी हो तुम, गले लगता है और जी उठता हूं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17, लिपस्टिक के निशान। अब तक आपने पढ़ा। यशवर्धन अपनी मॉम डैड को काफी अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने डोर पर नॉक किया। कमरे में मिस्टर जयवर्धन अभी भी सीमा जी को किस कर रहे थे। जब सीमा जी ने नॉक की आवाज सुनी तो वह हड़बड़ा गई और मिस्टर जयवर्धन को खुद से दूर धकेलने लगी। मिस्टर जयवर्धन ने भी उन्हें छोड़ दिया। सीमा जी को काफी शर्म आ रही थी, इसलिए वह तुरंत वॉशरूम में अपना हुलिया ठीक करने के लिए निकल गई। मिस्टर जयवर्धन ने ऐसी नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और अपने बालों में हाथ फेरने लगे। फिर डोर खोलने के लिए चले गए। जब डोर खुला तो यशवर्धन के सामने मिस्टर जयवर्धन खड़े थे। यशवर्धन ने मिस्टर जयवर्धन की तरफ कुछ सेकंड तक एक तक देखा, फिर नजरें फेर ली। अब आगे? मिस्टर जयवर्धन दरवाजे से हट गए और यशवर्धन को कमरे में आने का इशारा किया। यशवर्धन अंदर आ गया और कमरे में रखे सोफे पर बैठ गया। यशवर्धन के साइड वाले सोफे पर मिस्टर जयवर्धन भी बैठ गए। यशवर्धन ने एक नजर मिस्टर जयवर्धन की ओर देखा और अपने पॉकेट में से टिश्यू निकालकर मिस्टर जयवर्धन की ओर बढ़ा दिया। मिस्टर जयवर्धन अपने बेटे की ओर नासमझी से देखने लगे। यशवर्धन ने जब मिस्टर जयवर्धन का कंज्यूरिंग भरा चेहरा देखा तो उसने कहा, क्लीन ऑफ योर लिपस्टिक, अपनी लिपस्टिक साफ कर लीजिए। मिस्टर जयवर्धन को यशवर्धन की बात कुछ समझ नहीं आई, लेकिन जब समझ आई तो वह हड़बड़ा गए और वॉशरूम की तरफ जाने लगे। तभी यशवर्धन ने कहा, डोंट गो देयर, मॉम विल बी देयर, यू विल ओनली एम्बैरस हर एंड एनीवे आई हैव ऑलरेडी सीन यू सो देयर इज नो पॉइंट इन रनिंग अवे। वहां मत जाइए, वहां मॉम होगी, आप जाकर उन्हें सिर्फ एम्ब्रेस ही करेंगे और वैसे भी मैं आपको पहले ही देख चुका हूं, इसीलिए भागने का कोई मतलब नहीं बनता। मिस्टर जयवर्धन अब यशवर्धन को घूरने लगे। उन्होंने झट से यशवर्धन के हाथ से टिश्यू छीन लिया और सोफे पर बैठकर अपने चेहरे पर लगी लिपस्टिक साफ करने लगे। थोड़ी देर बाद मिस्टर जयवर्धन ने कहा, तुम थोड़ी देर से नहीं आ सकते थे। यशवर्धन ने कहा, डैड कुडंट यू हैव फिक्स्ड योरसेल्फ बिफोर ओपनिंग द डोर। डैड, क्या आप डोर खोलने से पहले अपना हुलिया नहीं ठीक कर सकते थे। मिस्टर जयवर्धन ने कहा, मेरा भी वक्त आएगा बेटा। अरे नहीं, वक्त आ गया है। यशवर्धन ने कहा, व्हाट डू यू मीन डैड, आपका क्या मतलब है डैड। मिस्टर जयवर्धन ने कहा, सब्र करो बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। यशवर्धन ने कहा, यू मीन मॉम फाउंड दैट गर्ल, आपका मतलब मॉम ने उसे लड़की को ढूंढ लिया। मिस्टर जयवर्धन ने कहा, अ हिंट इज इनफ फॉर अ वाइज पर्सन, समझदार को इशारा ही काफी होता है। मिस्टर जयवर्धन खड़े हुए और बेड के पास के ड्रोवर से फाइल निकाली और यशवर्धन की तरफ बढ़ा दी।
यशवर्धन ने फाइल ली और पढ़ने लगा। यशवर्धन ने जैसे ही फाइल खोली उसके सामने एक बड़ी सी तस्वीर थी। एक बाबी डॉल जैसे दिखने वाली लड़की, दूध सा गोरा रंग, काले बाल जो कंधे तक आ रहे थे, उसकी नीली आंखें, गोल चेहरा, उसके चेहरे की वह निश्चल मुस्कुराहट, ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई परी हो। यशवर्धन की निगाहें उस पर टिक गई थी। जब मिस्टर जयवर्धन ने देखा कि यशवर्धन एकटक नैना की तस्वीर को देख रहा है तो उन्होंने थोड़ा सा खास और कहा, आगे पढ़िए। यशवर्धन अपने दादा की आवाज से जैसे नींद से जगा, उसने अपनी नजरें नैना की तस्वीर से हटा ली। थोड़ी देर बाद उसने मिस्टर जयवर्धन से कहा, दैट मीन्स मिस माया ओबरॉय इज नॉट द रियल प्रिंसेस ऑफ द ओबरॉय ग्रुप। आई हैव टू फाइंड मिस नैना ओबरॉय हु ओन्स द ओबरॉय ग्रुप। मतलब मिस माया ओबरॉय ग्रुप की असली प्रिंसेस नहीं है। मुझे मिस नैना ओबरॉय को ढूंढना है जो ओबरॉय ग्रुप को ओन करती है। मिस्टर जयवर्धन ने कहा, हाँ ये वही लड़की है जिससे तुम्हारी शादी होगी। यशवर्धन ने कहा, डैड, फर्स्ट आई वॉन्ट टू गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस गर्ल सो दैट नो रॉन्ग गर्ल कैन कम इन टू आवर फैमिली। डैड, मैं पहले इस लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता हूं ताकि कोई गलत लड़की हमारे परिवार में ना आ सके। मिस्टर जयवर्धन ने कहा, यू कैन सेटिस्फाई योरसेल्फ, बट व्हेन इट कम्स टू मैरिज। तुम अपनी तसल्ली कर सकते हो लेकिन शादी की बात। उन्होंने यशवर्धन का मजाक उड़ाते हुए कहा, फॉर दैट यू विल हैव टू टॉक टू योर मॉम। You know that till today I have not been able to get my way in front of your mom, so how will you get your way? She has found this girl for you with so much difficulty. She will get you married to this girl no matter what you say. उसके लिए तुम्हें अपनी मॉम से बात करनी होगी। तुम तो जानते हो आज तक तुम्हारी मॉम के सामने मेरी नहीं चली तो तुम्हारी क्या ही चलेगी। इतनी मुश्किल से उन्होंने तुम्हारे लिए इस लड़की को ढूंढा है। वह तुम्हारी शादी इस लड़की से करवा कर ही रही, चाहे तुम कुछ भी कह लो। वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि सीमा जी वॉशरूम से बाहर आ गई। उन्होंने अपना काम कंपोजर रिगेन कर लिया था। वह अब नॉर्मल नजर आ रही थी। वॉशरूम से बाहर आते ही उन्होंने अपने बेटे को देखा तो वह खुश हो गई। उन्होंने कहा, हे सन, व्हेन डिड यू कम? अरे बेटा तुम कब आए? इतना कहकर वह यशवर्धन के पास चली गई। यशवर्धन खड़ा हो गया और सीमा जी को उसने कसकर गले लगा लिया। सीमा जी ने भी उसे गले लगा लिया। वह दोनों अलग हुए तो सीमा जी ने यशवर्धन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, डोंट यू ईट प्रॉपर्ली? ईट योर फूड ऑन टाइम, सन। ठीक से खाना नहीं खाते हो क्या? वक्त पर खाना खाया करो बेटा। यशवर्धन ने कहा, यस मॉम, डोंट वरी। हाँ मॉम, आप चिंता मत कीजिए। सीमा जी ने कहा, हाउ कैन आई नॉट वरी अबाउट माई सन? राइट नाउ इज द टाइम फॉर मी टू वरी, अदरवाइज वंस माई डॉटर इन लॉ कम्स शी विल वरी। टेक गुड केयर ऑफ योर फूड, ड्रिंक एंड योर हेल्थ। कैसे चिंता ना करूं बेटा? अभी तो वक्त है मेरा चिंता करने का, वरना एक बार मेरी बहू आ गई तो वह चिंता करेगी, तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारी सेहत का अच्छे से ख्याल रखेगी। तुम्हारी। इतना कहकर उन्होंने यशवर्धन के माथे को चूम लिया। यशवर्धन ने कहा, मॉम, देन आई विल रिमूव द थॉट ऑफ मैरिज फ्रॉम माई माइंड एंड हार्ट। मॉम, तो फिर मैं अपने दिलो दिमाग से शादी का ख्याल निकाल देता हूँ। सीमा जी जो अब तक बहुत ही सौम्य नजर आ रही थी, वह यशवर्धन की बात सुनकर बहुत ही सख्त नजर आने लगी। सीमा जी ने कड़क आवाज में कहा, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। आई नो यू आर बटरिंग मी अप टू अवॉइड मैरिज, बट आई एम नॉट गोइंग टू फॉल फॉर योर स्वीट टॉक। आई नो योर डैड मस्ट हैव टॉक्ड टू यू। That's why I want my daughter-in-law to come as soon as possible. बहाने मत बनाओ, मुझे पता है तुम शादी से बचने के लिए मुझे मक्खन लगा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। मुझे पता है तुम्हारे डैड ने तुमसे बात कर ली होगी, इसीलिए जल्द से जल्द मुझे मेरी बहू चाहिए। यशवर्धन ने कहा, बट मॉम, व्हाट इफ शी टर्न्स आउट टू बी ए ग्रीडी गर्ल? लेकिन मॉम, अगर वह कोई लालची लड़की निकली तो? सीमा जी ने कहा, नो, इट वोंट हैपन। आई हैवंट टर्न्ड माई हेयर व्हाइट इन द सन। I understood by just looking at that girl's picture that she is not greedy. Did you see her smile? She was so innocent and cute. You just brought my daughter-in-law to me. Then I will have a grand wedding for you and Harshvardhan. The whole country will be watching. It will be the grandest and biggest wedding of this century. नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। मैं उस लड़की की तस्वीर को एक नजर देखकर ही समझ गई थी कि वह लड़की लालची नहीं है। तुमने उसकी मुस्कुराहट देखी, वह कितनी इनोसेंट और प्यारी थी। तुम बस मेरी बहू मुझे ला कर दो, फिर मैं तुम्हारी और हर्षवर्धन की एक ग्रैंड वेडिंग करूंगी। सारा देश देखता रह जाएगा। यह इस सदी की ग्रैंड और सबसे बड़ी शादी होगी। सीमा जी ने फिर अचानक से कहा, लेट्स लीव ऑल दिस टॉक असाइड एंड लेट्स हैव डिनर। यू गो एंड वॉश योर हैंड्स, आई विल गेट द फूड रेडी। चलो ये सब बातें छोड़ो, अब चलो डिनर करते हैं। तुम हैंड वॉश करके आ जाओ, मैं अभी खाना लगवाती हूँ। यशवर्धन ने कहा, ओके मॉम। ठीक है मॉम, और एक बार फिर से सीमा जी को गले लगा लिया। फिर यशवर्धन कमरे से चला गया। क्या होगा अब आगे? कैसे ढूंढेगा यशवर्धन नैना को? क्या सीमा जी ने हर्षवर्धन के लिए भी लड़की पसंद की है? जानने के लिए पढ़ते रहिए ए मेरे सनम, ओनली ऑन पॉकेट FM।
विद द रॉयल क्वीन। आज के लिए आपकी शायरी पेश है। कितने पन्नों में रोशनी कर दी, लिख के तेरे नाम चांदनी कर दी। मैं मुकम्मल भी अधूरा ही रहा, जब से तेरे नाम जिंदगी कर दी। कितने गुमसुम से अल्फाज दबे बैठे थे, एक तेरी या ने खलबली कर दी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 18। आर्यवर्धन। अब तक आपने पढ़ा। सीमा जी ने फिर अचानक से कहा, लेट्स लीव ऑल द स्टॉक एंड लेट्स हैव डिनर नाउ। यू फ्रेशन अप एंड आई गेट द फूड रेडी। चलो ये सब बातें छोड़ो, अब चलो डिनर करते हैं। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं अभी खाना लगवाती हूँ। यशवर्धन ने कहा, ओके मॉम। ठीक है मॉम, और एक बार फिर से सीमा जी को गले लगा लिया। फिर यशवर्धन कमरे से चला गया। अब आगे। थोड़ी देर बाद सीमा जी मैडस से कहकर डाइनिंग टेबल पर डिनर लगवा रही थी। उसके पीछे बटलर प्रवीण खड़ा था। सीमा जी ने बटलर प्रवीण से कहा, प्रवीण डैड को भी बुला लो, आज इतने दिनों बाद यशवर्धन घर आया है, हम सभी साथ में खाना खाएंगे। बटलर प्रवीण ने कहा, यस मैम। बटलर प्रवीण मिस्टर आर्यवर्धन के मेंशन की तरफ चला गया। मिस्टर आर्यवर्धन कपूर अपनी पत्नी के जाने के बाद से ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते थे। वह अक्सर बीमार रहते थे, इसीलिए ज्यादातर अपने कमरे में ही खाना खाते थे। सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पर ही वह अपने परिवार से मिलते थे। लेकिन कपूर फैमिली के सबसे अहम फैसले अभी भी मिस्टर आर्यवर्धन कपूर के ही हाथ में थे। कुछ ही देर में बटलर प्रवीण मिस्टर आर्यवर्धन कपूर के मेंशन पहुंच गया था। मिस्टर आर्यवर्धन कपूर का मेंशन सिंपल लेकिन बेहद खूबसूरत और लग्जरियस था। उसे मेंशन को करीब 50 गार्ड्स ने घेर रखा था। वहां पर 100 से ज्यादा मेडस बिना आवाज किए काम कर रही थी। मिस्टर आर्यवर्धन कपूर को शांति बेहद पसंद थी, इसीलिए मेडस को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। इसी हिसाब से उनकी सैलरी थी लाखों में थी। बटलर प्रवीण को वहां सभी जानते थे, इसीलिए किसी ने उन्हें नहीं रोका, लेकिन उसकी तलाशी जरूर ली गई थी। थोड़ी देर बाद बटलर प्रवीण मिस्टर आर्यवर्धन कपूर के कमरे के बाहर पहुंच गया था। मिस्टर आर्यवर्धन कपूर के कमरे के बाहर उनका सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड और बटलर गौतम खड़ा था। बटलर गौतम एक 65 साल की बुजुर्ग व्यक्ति थे, लेकिन उनकी कपूर फैमिली के प्रति लॉयल्टी देखकर मिस्टर आर्यवर्धन कपूर उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। बटलर प्रवीण ने बटलर गौतम से कहा, मिस्टर गौतम, मैडम wants the elder master to have dinner with everyone today because, after a long time, young master Mr. यशवर्धन came to the mansion for dinner. मिस्टर गौतम, मैडम चाहती हैं कि बड़े मास्टर आज सभी के साथ डिनर करें क्योंकि आज काफी दिनों बाद यंग मास्टर मिस्टर यशवर्धन मैंशन में डिनर के लिए आए हैं। बटलर गौतम ने कहा, यू वेट अ लिटिल वाइल, आई विल कम बैक आफ्टर आस्किंग। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी पूछकर आता हूँ। इतना कहकर बटलर गौतम कमरे के अंदर चले गए। कमरे के अंदर मिस्टर आर्यवर्धन कपूर बेड पर बैठे नजर का चश्मा लगाए कोई किताब पढ़ रहे थे। गोरा रंग लेकिन झुर्रियों से भरा चेहरा, सख्त मिजाज, ऐसा लग रहा था जैसे हर्षवर्धन और यशवर्धन को मिस्टर आर्यवर्धन से ही उनका गुस्सा विरासत में मिला था। उनके सफेद बाल, लेकिन उनके चेहरे का तेज अभी भी वैसे का वैसा ही था जैसे वह कोई 50 साल के आदमी हो। उनकी सेहत अक्सर खराब रहती थी, इसलिए वह ज्यादातर बाहर नहीं जाते थे। मिस्टर आर्यवर्धन कपूर ज्यादातर हिंदी बोलना ही पसंद करते थे, इसीलिए सभी उनसे हिंदी में ही बात करते थे। बटलर गौतम ने कहा, मास्टर मैडम चाहती है कि आप सभी के साथ डिनर करें क्योंकि काफी दिनों बाद यंग मास्टर यशवर्धन मेंशन आए हैं। मिस्टर आर्यवर्धन कपूर जो अपनी किताब में मशगूल थे, उन्होंने बटलर गौतम की तरफ देखा और कहा, यशवर्धन आया है, ठीक है कह दो, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। बटलर गौतम ने कहा, जी मास्टर। बटलर गौतम कमरे से बाहर चले गए। कमरे के बाहर बटलर प्रवीण अभी भी बटलर गौतम का इंतजार कर रहे थे। बटलर गौतम ने कहा, द मास्टर विल बी कमिंग इन सम टाइम, यू गो अहेड। मास्टर थोड़ी देर में आ रहे हैं, आप आगे चलिए। बटलर प्रवीण ने कहा, जी। इतना कहकर वह वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। हेड चेयर पर मिस्टर आर्यवर्धन कपूर बैठे थे। उनके दाई ओर मिस्टर जयवर्धन कपूर और मैसेज सीमा बैठे थे और उनके बाई ओर यशवर्धन बैठा था। सभी शांति से डिनर कर रहे थे। वह सभी काफी धीरे धीरे खाना खा रहे थे। उनके खाने का तरीका, बैठने का तरीका, उनकी हर चीज में एक अलग तरह का एलिगेंस झलक रहा था। आसपास की मेडस सभी इस परिवार को एडमायर कर रही थी। करीब आधे घंटे बाद सभी ने डिनर कर लिया था। डिनर करने के बाद सीमा जी ने यशवर्धन से कहा, सन, यू स्टे हियर टुडे, टुमारो यू गो टू द ऑफिस फ्रॉम हियर। बेटा आज तुम यहीं रुक जाओ, कल तुम यहीं से ऑफिस चले जाना। यशवर्धन ने कहा, ओके मॉम। ठीक है मॉम। मिस्टर आर्यवर्धन ने कहा, यश आप हमें थोड़ी देर में स्टडी रूम में मिलिए। यशवर्धन ने कहा, जी दादाजी। यशवर्धन फिर अपने कमरे में चला गया। मिस्टर जयवर्धन ने कहा, डैड हमें भी आपसे कुछ बात करनी है। मिस्टर आर्यवर्धन ने कहा, हमें पता है कि आपको क्या बात करनी है। हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। हमें पता है आप दोनों यश के लिए अच्छा ही करेंगे।
सीमा जी ने एक्साइटमेंट में कहा, थैंक्स डैड। सीमा जी की ओर देखते हुए मिस्टर आर्यवर्धन के एक्सप्रेशंस थोड़े सॉफ्ट हो गए। मिस्टर आर्यवर्धन की कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए जब से सीमा जी ने मिस्टर जयवर्धन से शादी की थी उन्होंने सीमा जी को अपनी बेटी माना था। फिर मिस्टर आर्यवर्धन स्टडी रूम की ओर चले गए और मिस्टर जयवर्धन और सीमा जी भी अपने कमरे की ओर चले गए। यशवर्धन अपने कमरे में जाकर फ्रेश हुआ। इस कमरे में हर्षवर्धन अपनी 18 साल की उम्र तक रहा था, फिर उसे एक अलग मेंशन रहने के लिए दे दिया गया था। कपूर फैमिली के यही नियम थी जिसे हर कोई मानता था। फ्रेश होने के बाद यशवर्धन स्टडी रूम की ओर चला गया। स्टडी रूम में मिस्टर आर्यवर्धन यशवर्धन का ही इंतजार कर रहे थे। यशवर्धन ने कहा, दादाजी। मिस्टर आर्यवर्धन ने कहा, आओ बैठो। फिर वह दोनों बिजनेस की बातें करने लगे। मिस्टर आर्यवर्धन ने कहा, तुम्हारा अगला कदम क्या है? यशवर्धन ने कहा, दादाजी, मलिक कॉरपोरेशन एशिया बिजनेस कम्युनिटी में इंटर करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम उनके साथ कोलैबोरेट कर ले। मिस्टर आर्यवर्धन ने कहा, और ऐसा क्यों? यशवर्धन ने उन्हें हर्षवर्धन के साथ जो भी हुआ था वह सब कुछ बता दिया। यशवर्धन की पूरी बात सुनने के बाद मिस्टर आर्यवर्धन ने कहा, इसका मतलब तुम अपने भाई के लिए मौके तलाश रहे हो? यशवर्धन ने कहा, ऐसा कह सकते हैं। मिस्टर आर्यवर्धन ने कहा, ठीक है, हमारे लिए तो अच्छा ही है। अब तुम्हारी और हर्षवर्धन की शादी हम एक ही मंडप में कर देंगे। अब तुम भी इस बात पर ध्यान दो कि जल्द से जल्द हमें परदादा कैसे बनाओगे। ठीक है, यशवर्धन ने कहा, दादाजी, अभी शादी तो दूर की बात है, मैं अभी उसे लड़की से मिला भी नहीं हूं। मिस्टर आर्यवर्धन ने कहा, हाँ तो क्या हो गया, हमने तो हमारी शादी के वक्त आपकी दादी को देखा भी नहीं था। यशवर्धन ने कहा, दादाजी, वक्त बदल चुका है, ये 21st सेंचुरी है। मिस्टर आर्यवर्धन ने सख्त लहजे में कहा, यश, वक्त बदलता रहता है लेकिन परंपराएं नहीं बदलती। आप शुक्र बनाया कि आपको आपकी होने वाली पत्नी से मिलने दिया जा रहा है। ये सुनकर यशवर्धन चुप हो गया। यशवर्धन ने फिर कहा, दादाजी, अगर वह कोई गलत लड़की हुई तो? मिस्टर आर्यवर्धन ने कहा, क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? यशवर्धन ने कहा, नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहता। मिस्टर आर्यवर्धन ने कहा, हमें सीमा बेटा जी पर भरोसा है, उनकी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती, और रही बात आपकी, तो एक न एक दिन तो आपको शादी करनी है और आपकी उम्र निकलती जा रही है, इसलिए वक्त रहते संभल जाइए। यशवर्धन ने कहा, ठीक है दादाजी, मैं चलता हूं। मिस्टर आर्यवर्धन ने कहा, हम। यशवर्धन फिर अपने कमरे की ओर चला गया। मिस्टर आर्यवर्धन भी बटलर गौतम के साथ अपने मेंशन की ओर चले गए। वहीं दूसरी तरफ कमरे में आते ही सीमा जी ने एक्साइटमेंट में कहा, जया, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। नाउ इट फील्स लाइक आवर फैमिली विल बी कंप्लीट। नाउ आवर सन्स विल ऑल्सो गेट मैरिड एंड इन आवर हाउस टू देयर विल बी समवन टू कॉल अस ग्रैंडपेरेंट्स। जय, आज हम बहुत खुश हैं। अब लग रहा है हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। अब हमारे बेटों की भी शादी होगी और हमारे घर में भी कोई हमें दादा दादी कहने वाला होगा। मिस्टर जयवर्धन ने सीमा जी को गले लगाते हुए कहा, यस, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। सो लेट्स ट्राई पाइनएप्पल फ्लेवर टुडे इन दिस हैप्पीनेस। हाँ, हम भी बहुत खुश हैं। तो चलिए आज इसी खुशी में हम पाइनएप्पल फ्लेवर ट्राई करते हैं। सीमा जी ने कहा, यू आर बिकमिंग मोर शेमलेस डे बाय डे। आप दिन ब दिन बेशर्म होते जा रहे हैं। मिस्टर जयवर्धन ने कहा, एंड यू आर बिकमिंग मोर ब्यूटीफुल डे बाय डे। और आप दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। मिस्टर जयवर्धन की डबल मीनिंग बातों से सीमा जी के गाल और कान बिल्कुल लाल हो गए थे। मिस्टर जयवर्धन ने कहा, इट्स बीन ऑलमोस्ट 30 years since our marriage, and you are still blushing like you are a newlywed bride, but I like this attitude of yours the most. Well, this will continue every day. But let's sing a song today. हमारी शादी को 30 साल होने को आए हैं और आप अभी भी ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे आप नई नवेली दुल्हन हो, पर हमें आपकी यही अदा सबसे ज्यादा पसंद है। खैर, यह सिलसिला तो रोज चलता ही रहेगा, लेकिन आज एक गाना हो जाए। इतना के घर उन्होंने बेड पर से अपना फोन उठाए और एक गाना चला दिया। चाहे कुछ ना कहना, भले चुप तू रहना, मुझे है पता, तेरे प्यार का खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा खुद है गवाह, तेरे प्यार का, तेरी झुकी नजर। मिस्टर जयवर्धन ने सीमा जी के चेहरे को पकड़ लिया। सीमा जी की नजरें झुकी हुई थी जो उन्हें और आकर्षित कर रही थी। धीरे धीरे मिस्टर जयवर्धन सीमा जी के होठों की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर में उन दोनों के होंठ मिल गए थे। मिस्टर जयवर्धन सीमा जी को काफी सॉफ्टली किस कर रहे थे। तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां, कोई शख्स है जो कि इन दिनों तेरे जेहनो दिल पे है छा गया, तेरी झुकी नजर। थोड़ी देर तक वह दोनों एक दूसरे को किस करते रहे। फिर मिस्टर जयवर्धन ने सीमा जी को छोड़ दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मिस्टर जयवर्धन ने सीमा जी का एक हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ उनकी कमर पर रख दिया। सीमा जी ने भी एक हाथ मिस्टर जयवर्धन की कंधे पर रख दिया। धीरे धीरे हुआ दोनों डांस करने लगे। तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां, तेरी जुल्फ जब भी बिखर जाती है, ए हंसी तू हंसी और हो जाती है, जो किताबों में पढ़ते रहे।
आज तक वो परी हमको तुझ में नजर आती है, तेरी ही बाहों में पनाहों में रहना, मुझे हर दम सदा तेरी ही यादों में निगाहों में रहना, मुझे हर दम सदा तेरी ही बाहों में पनाहों में रहना, मुझे हर दम सदा। मिस्टर जयवर्धन सीमा जी को पलट दिया। उन्होंने पीछे से उनकी कमर को पकड़ लिया और अपना सर उनके कंधे पर रख दिया। डांस करते हुए ही उन्होंने सीमा जी के गर्दन पर वेट किसेस करना शुरू कर दिया। चाहे कुछ न कहना, भले चुप तू रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का, तेरी झुकी नजर। धीरे से उन्होंने सीमा जी को अपनी ओर पलट दिया। अब वहां उनके होठों पर किस करने लगे। अब मिस्टर जयवर्धन वाइल्ड हो रहे थे। सीमा जी मिस्टर जयवर्धन की बालों में हाथ फेर रही थी। धीरे से मिस्टर जयवर्धन ने अपने हाथ पीछे ले जाते हुए सीमा जी की ब्लाउज की डोरी खोल दी। यह महसूस करते ही सीमा जी मिस्टर जयवर्धन की बाहों में सिमट सी गई। उनके हाथ मिस्टर जयवर्धन की बालों में कस गए थे। तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां, कोई शख्स है जो कि इन दिनों तेरे जेहनो दिल पे है छा गया, तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां। मिस्टर जयवर्धन धीरे धीरे सीमा जी को बेड की तरफ ले जाने लगे। उन्होंने धीरे से उन्हें बेड पर लेटा दिया और उनके ऊपर आ गए। माहौल काफी रोमांटिक हो गया था। मिस्टर जयवर्धन ने फिर से सीमा जी को किस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रात ढलने लगी और वह दोनों एक हो गए। क्या होगा अब आगे, क्या बात करना चाहते हैं मिस्टर आवर्धन यशवर्धन से? आज की शायरी आपके लिए पेश है। इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और या इसमें रोशनी का करो इंतजाम, और आंधी में सिर्फ हम ही उखड़ कर नहीं गिरे, हमसे जुड़ा हुआ था कोई एक नाम, और मरघट में भीड़ है या मज़ारों पे भीड़ है, अब गुल खिला रहा है तुम्हारा निजाम, और घुटनों पे रख के हाथ खड़े थे नमाज में आ जा रहे थे लोग जहन में तमाम, और हमने भी पहली बार चखी तो बुरी लगी कड़वी तुम्हें लगेगी मगर एक जाम, और हैरान थे अपने अक्स पे घर के तमाम लोग, शीशा चटक गया तो हुआ एक काम, और उनका कहीं जहां में ठिकाना नहीं रहा, हमको तो मिल गया है अदब में मकाम। और अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 19 जसवर्धन रूटीन। अब तक आपने पढ़ा। सीमा जी मिस्टर जयवर्धन की बालों में हाथ फेर रही थी। धीरे से मिस्टर जयवर्धन ने अपने हाथ पीछे ले जाते हुए सीमा जी की ब्लाउज की डोरी खोल दी। यह महसूस करते ही सीमा जी मिस्टर जयवर्धन की बाहों में सिमट सी गई। उनके हाथ मिस्टर जयवर्धन की बालों में कस गए थे। तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां, कोई शख्स है जो कि इन दिनों तेरे जेहनो दिल पे है छा गया, तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां। मिस्टर जयवर्धन धीरे धीरे सीमा जी को बेड की तरफ ले जाने लगे। उन्होंने धीरे से उन्हें बेड पर लेटा दिया और उनके ऊपर आ गए। माहौल काफी रोमांटिक हो गया था। मिस्टर जयवर्धन ने फिर से सीमा जी को किस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रात ढलने लगी और वह दोनों एक हो गए। अब तक अगली सुबह यशवर्धन सुबह 5 o'clock बजे उठकर जिम चला गया था। वर्कआउट करते वक्त उसकी नजरों के सामने बार बार नैना की तस्वीर आ रही थी और उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। अपनी बेचैनी से परेशान होकर यशवर्धन ने वर्कआउट करना छोड़कर वही एक चेयर पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की उसकी आंखों के सामने फिर से नैना का चेहरा आ गया। यशवर्धन नैना की नीली आंखों में खो गया और उसकी थकान कुछ पलों में गायब हो गई थी। उसे काफी रिलीफफुल हो रहा था, पर उसकी बेचैनी और बढ़ने लगी। अपनी बेचैन से परेशान होकर यशवर्धन ने अपनी आंखें खोली। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए उसने मेडिटेशन करने का फैसला किया। आधे घंटे तक मेडिटेशन करने के बाद यशवर्धन को काफी अच्छा लगने लगा। उसकी मन काफी शांत हो गया था, इसीलिए अब वह अपने कमरे की ओर फ्रेश होने के लिए चला गया। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जयवर्धन और सीमा जी की सुबह काफी अच्छी हुई थी। मिस्टर जयवर्धन और सीमा जी अपने ऑफिस के लिए तैयार थे। मिस्टर जयवर्धन ने नेवी ब्लू कलर का 3-piece सूट पहना हुआ था और सीमा जी ने नेवी ब्लू कलर की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, जिसका एम्ब्रॉयडरी वर्क काफी खूबसूरत था। मिस्टर जयवर्धन सीमा जी के सामने खड़े थे और सीमा जी मिस्टर जयवर्धन की टाई बांध रही थी। टाई बांधने के बाद सीमा जी ने कहा, ऑल डन हो गया। अचानक से मिस्टर जयवर्धन ने सीमा जी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और एकदम से उनके होठों को चूम लिया। सीमा जी को समझ नहीं आ रहा था कि एक पल में क्या हो गया, लेकिन धीरे धीरे वह भी मिस्टर जयवर्धन को चूमने लगी। 10 मिनट तक चूमने के बाद मिस्टर जयवर्धन ने उन्हें छोड़ दिया। दोनों ही गहरी गहरी सांसें लेने लगे। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मिस्टर जयवर्धन हेड चेयर पर बैठे थे और उनके बाईं ओर सीमा जी बैठी थी। उनके दाईं ओर यशवर्धन बैठा था। मिस्टर जयवर्धन और सीमा जी का चेहरा एकदम खिला हुआ दिख रहा था, खासकर सीमा जी का चेहरा। सीमा जी के चेहरे पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्लो दिख रहा था। यशवर्धन अपने मॉम डैड को काफी अच्छी तरह से जानता था। वह उनके चेहरे देखकर ही वह बता सकता था कि कल रात क्या हुआ था। लेकिन यशवर्धन ने उन्हें कुछ नहीं कहा। मिस्टर आर्यवर्धन कपूर कल रात ही अपने मेंशन की ओर चले गए थे।
इसीलिए सुबह ब्रेकफास्ट पर सिर्फ मिस्टर जयवर्धन कपूर, सीमा जी और यशवर्धन ही थे। थोड़ी देर बाद उन सभी का ब्रेकफास्ट हो चुका था। यशवर्धन अपना लैपटॉप, बैग और बाकी का सामान पहले ही नीचे ले आया था, इसीलिए उसे फिर से कमरे की ओर जाने की जरूरत नहीं थी। यशवर्धन चेयर से खड़ा हुआ तो सीमा जी उसके पास आई। उन्होंने उसका चेहरा पकड़ लिया और उसके माथे पर किस कर दिया और कहा, ठीक से जाना बेटा। यशवर्धन ने सीमा जी को गले लगा लिया और कुछ नहीं कहा। फिर वह मिस्टर जयवर्धन की ओर गया और उन्हें भी गले लगा लिया। मिस्टर जयवर्धन ने भी यशवर्धन को गले लगा लिया। वह सभी बिजी रहते थे, इसीलिए उनका मिलना बहुत ही कम होता था। मेंशन के बाहर ही यशवर्धन का हेड बॉडीगार्ड अरविंद और उसके बाकी पर्सनल बॉडीगार्ड यशवर्धन का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वह ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ मेंशन के अंदर मिस्टर जयवर्धन और सीमा जी अपने कमरे की ओर अपना सामान लेने के लिए चले गए। सीमा जी ने मिस्टर जयवर्धन को उनका लैपटॉप, बैग, पर्स वगैरह दिया तो मिस्टर जयवर्धन ने पर्स लिया और अपने पॉकेट में रख लिया। लैपटॉप, बैग सोफा पर रख दिया और सीमा जी का चेहरा पकड़ कर लिया। धीरे धीरे वह सीमा जी के होठों की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे उन दिनों की होठ मिल गए। मिस्टर जयवर्धन सीमा जी को कॉफी सॉफ्टली किस करने लगे। सीमा जी को मिस्टर जयवर्धन के किस करने से कोई शौक नहीं लगा। यह मिस्टर जयवर्धन का डेली रूटीन था। मिस्टर जयवर्धन कभी भी सीमा जी को किस किए बगैर ऑफिस नहीं जाते थे। सीमा जी को भी आदत हो गई थी। उन्हें भी मिस्टर जयवर्धन को किस किए बिना अच्छा नहीं लगता था। 5 मिनट तक किस करने के बाद मिस्टर जयवर्धन ने सीमा जी को छोड़ दिया। फिर उन्होंने सीमा जी के माथे पर किस कर लिया। सीमा जी ने मिस्टर जयवर्धन को गले लगाते हुए कहा, जल्दी आइएगा। मिस्टर जयवर्धन ने कहा, हम। फिर मिस्टर जयवर्धन अपने ऑफिस के लिए निकल गए। सीमा जी ने भी अपने जरूरी डॉक्यूमेंट और फाइल्स ली और अपने ऑफिस के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय इंडिया, हर्षवर्धन अपनी ऑफिस में बैठे कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। अभी अगले आधे घंटे में हर्षवर्धन की लगातार 2 मीटिंग थी। हाल फिलहाल में इंडिया में आतंकी हमलों की संभावना काफी बढ़ गई थी। इंडिया के बॉर्डर पर घूसखोरी और हमले काफी बढ़ गए थे और जवानों के लिए खतरा भी बढ़ गया था। इसके समाधान के लिए आज हर्षवर्धन को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को दिशा निर्देश देने थे। बॉर्डर पर जवानों के लिए खतरा कैसे कम किया जाए, घूसखोरी कैसे रोकी जाए और आतंकी हमलों को कैसे रोका जाए, इसके बारे में हर्षवर्धन ने पहले ही प्लान तैयार कर लिया था। बस अब उन्हें देश में इंप्लीमेंट करना बाकी था। हर्षवर्धन की दूसरी मीटिंग हथियारों के आयात और निर्यात के संदर्भ में थी। इंडिया धीरे धीरे स्वविकसित हो रहा था। फिलहाल भारत हथियारों के मामले में 6वें नंबर पर है। डीआरडीओ के बनाए वेपन्स को विदेशों में काफी मांग थी, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी एडवांस वेपन्स टेक्निक थी जिन्हें अब तक भारत विकसित नहीं कर पाया था। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लिया जाए तो मलिक कॉरपोरेशन के वेपन्स दुनिया में अव्वल नंबर पर आते हैं। भारत में बने स्वदेशी वेपन्स निर्यात करने के लिए और एडवांस वेपन्स आयात करने के लिए ही हर्षवर्धन की प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग थी। फिलहाल इंडिया के प्रेसिडेंट मिस्टर अशोक यादव थे। मिस्टर अशोक यादव राष्ट्रवादी जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता थे। कपूर फैमिली की सहमति के साथ ही वह आज इंडिया के प्रेसिडेंट थे। राष्ट्रवादी जनता पार्टी इंडिया की लीडिंग पार्टी थी। इसकी 80% फंडिंग कपूर फैमिली की ओर से की जाती थी। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी टीना ने हर्षवर्धन के केबिन को नॉक किया। हर्षवर्धन ने किया, कहा, कम इन। सेक्रेटरी टीना अंदर आई। उसने कहा, गुड मॉर्निंग सर। हर्षवर्धन ने कहा, हम। सेक्रेटरी टीना ने कहा, सर, इट्स टाइम फॉर द मीटिंग। सर, मीटिंग का वक्त हो गया है। हर्षवर्धन ने कहा, एवरीबडी हैज अराइव्ड। सभी आ चुके हैं। सेक्रेटरी टीना ने कहा, यस सर, एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू। जी सर, सभी आपका ही इंतजार कर रहे हैं। हर्षवर्धन ने कहा, हम। उसने सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक किए और मीटिंग के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क, सनम का प्राइवेट जेट एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। प्राइवेट जेट से उतरते हुए सनम किसी नरक की रानी की तरह लग रही थी। उसने व्हाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स, ब्लैक गॉगल्स, ब्लैक हाई हील्स के साथ ब्लैक ओवरकोट डाला हुआ था। सनम के पीछे ही मार्टिन और बाकी बॉडीगार्ड चल रहे थे। मार्टिन ने सनम का लैपटॉप, बैग पकड़ा हुआ था। सनम को रिसीव करने के लिए प्राइवेट जेट के सामने ही एक लड़की खड़ी थी, जिसका गोरा रंग, भूरी आंखें, सुनहरे बाल देखने से वह फॉरेनर लग रही थी। उसने व्हाइट शर्ट, ग्रे स्कर्ट, ग्रे हाई हील्स के साथ ग्रे ओवरकोट पहना हुआ था। चेहरे पर गोल्डन फ्रेम का चश्मा उसे काफी कूल लुक दे रहा था। उसने अपने बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी। ये थी देवहन, हेडक्वार्टर नंबर 2 की हेड। ये भी ब्लैक ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन की एक इंपॉर्टेंट मेंबर थी। देवहन के पीछे 20 से 30 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। देवहन ने आगे आते हुए सनम से कहा, गुड आफ्टरनून बॉस। उसकी आंखों में सनम के लिए रिस्पेक्ट और एडमिशन साहब झलक रही थी। सनम ने कहा, हम, और आगे चलने लगी। उसके पीछे पीछे मार्टिन और देवहन चलने लगे। सभी बॉडीगार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था।
देवहन चलते चलते सनम को हाल फिलहाल में हुए इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट देने लगी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मलिक कॉरपोरेशन और ब्लैक ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर थे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सनम का सिक्का चलता था, इसीलिए देश ने सिर्फ सनम के लिए हर एक एयरपोर्ट पर प्राइवेट एग्जिट इशू किया था, जिसे सिर्फ सनम और उसके आदमी ही यूज कर सकते थे। थोड़ी देर बाद सनम और उसके लोग एयरपोर्ट के बाहर पहुंच गए थे। बाहर एक्सपेंसिव कारों की लंबी कतार लगी हुई थी, जिसमें से बीच की कार सबसे हटके दिख रही थी। ये सनम की पर्सनल कार थी, जिसे सनम हमेशा यूज करती थी। आसपास से गुजरने वाले लोग इस नज़ारे से काफी आकर्षित हो गए थे, खासकर सनम की कार से वह सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्हें कार का मॉडल क्या था ये देखने से पता नहीं चल रहा था, पर कार के आगे चमक रहा मलिक कॉरपोरेशन का लोगो और कार की नंबर प्लेट की वजह से सभी को पता चल गया था कि ये कौन है, इसीलिए सभी लोग कार के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थे। वह उसे सिर्फ दूर से ही देख रहे थे। कार को सनम ने खुद पर्सनली डिजाइन और कस्टमाइज करवाया था। ये सनम की फेवरेट कार थी। थोड़ी देर बाद सनम कार के पास पहुंची तो मार्टिन ने कार का डोर खोला। सनम पीछे की सीट पर बैठ गई, उसी के साथ देवहन भी बैठ गई। मार्टिन पैसेंजर सीट पर बैठ गया, बाकी के बॉडीगार्ड्स भी बाकी कार्स में बैठ गए। अब वह सभी कार्स न्यूयॉर्क की सड़कों पर दौड़ रही थी। थोड़ी देर बाद सनम को कुछ आवाज सुनाई दी। कतार में सबसे आगे चल रही कार ब्लास्ट हो गई थी। क्या होगा अब आगे? कैसे हुई कार ब्लास्ट? किसने किया है सनम पर हमला? जानने के लिए पढ़ते रहिए ए मेरे सनम, ओनली ऑन पॉकेट एफएम विद द रॉयल क्वीन। आज के लिए आपकी शायरी पेश है। सच कहूं और तो भूल सब कुछ गया, एक सावन फंसा रह गया याद में। अनमनी अनमनी भीगती सी सुबह और आलस भरा बावला एक दिन, सब सपन रात दिन के नशीले रहे। चंदनी देह को भूलना है कठिन, देह को देह से उगना ही पड़ा, किंतु चंदन फंसा रह गया याद में। साथ छूटा चलो छूट गया क्या हुआ, एक वादा अधूरा रहा उम्र भर बस वही बस खटकता रहा। कुछ कहा था किसी ने किसी बात पर, चूड़ियां तो उसे मैं न पहना सका और कंगन फंसा रह गया याद में। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 20, माफिया फ्लेम। अब तक आपने पढ़ा, कार को सनम ने खुद पर्सनली डिजाइन और कस्टमाइज करवाया था। ये सनम की फेवरेट कार थी। थोड़ी देर बाद सनम कार के पास पहुंची तो मार्टिन ने कार का डोर खोला। सनम पीछे की सीट पर बैठ गई, उसी के साथ देवहन भी बैठ गई। मार्टिन पैसेंजर सीट पर बैठ गया, बाकी के बॉडीगार्ड्स भी बाकी कार्स में बैठ गए। अब वह सभी कार्स न्यूयॉर्क की सड़कों पर दौड़ रही थी। थोड़ी देर बाद सनम को कुछ आवाज सुनाई दी। कतार में सबसे आगे चल रही कार ब्लास्ट हो गई थी। अब तक यूएसए। सनम ने आवाज सुनी, आगे की कार ब्लास्ट हो चुकी थी। देखते ही देखते 15 से 20 मर्सिडीज बेंज कार्स ने सनम को चारों दिशाओं से घेर लिया था, लेकिन सनम के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। ये सिचुएशन सनम के लिए नई नहीं थी। पास्ट में इससे भी बदतर और गंभीर सिचुएशंस में वह सरवाइव कर चुकी थी। उसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। जैसे ही सनम ने बाहर देखा तो बाहर का इलाका सुनसान था, दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था और हाईवे भी पूरा सुनसान था। उसे समझते देर नहीं लगी कि अटक पहले से प्लान था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आई। बाहर लगभग 100 से ज्यादा गार्ड ने एडवांस वेपन्स के साथ सनम और उसके आदमियों को चारों ओर से घेर लिया था। तभी वहां एक लैम्बोर्गिनी आकर रुकी। एक बॉडीगार्ड ने उस कार का दरवाजा खोला तो उस कार से एक 50-55 साल का आदमी बाहर निकला। ये था जॉन रिनहॉट। आज से 10 साल पहले तक मिस्टर जॉन रिनहॉट अमेरिका बिजनेस कम्युनिटी पर राज करते थे। उन्होंने अपना बिजनेस दुनिया भर में फैला दिया था। सभी लोग उनकी इज्जत करते और उनसे ईर्ष्या करते थे। पर एक दिन एक 15 साल की लड़की आई और देखते ही देखते उसने उनकी आंखों के सामने उसने उनका पूरा मार्केट टेक ओवर कर लिया और वह कुछ नहीं कर पाए। आज से 5 साल पहले तक मिस्टर जॉन रिनहॉट अमेरिकन बिलियनियर रैंकिंग के टॉप पर ही रहते थे। लेकिन जब से सनम ने बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखा था, तब से धीरे धीरे उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा। तकरीबन 5 सालों में ही सनम मलिक ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। अपने फेलियर के लिए मिस्टर रिनहॉट हमेशा सनम को ही जिम्मेदार मानते थे, इसलिए उन्हें जब भी मौका मिलता था वह हमेशा सनम को टारगेट करने की कोशिश करते थे। पिछले 2 वर्षों में मिस्टर रिनहॉट की गतिविधि काफी बढ़ गई थी। पिछले 2 वर्षों में उन्होंने सनम पर कई बार हमले करवाए, लेकिन वह कभी भी सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन आज वह खुलकर सामने आए थे। मिस्टर रिनहॉट को बाहर देखकर मार्टिन कर से बाहर आया, साथ ही साथ सभी बॉडीगार्ड्स भी कर से बाहर आए। उनके हाथ में भी एडवांस वेपन्स थे, जो मालिक कॉर्पोरेशन ने स्पेशली उनके लिए डिजाइन किए थे। मिस्टर रिनहॉट ने कहा, आई डोंट टॉक टू सर्वेंट्स, कॉल योर बॉस। मैं नौकरों से बात नहीं करता, अपनी बॉस को बुलाओ। मार्टिन ने कहा, यू डोंट हैव द स्टेटस टू इवन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम उनके सामने खड़े भी हो सको। मिस्टर रिनहॉट गुस्से से ने कहा, रियली, नाउ अ सर्वेंट टोल्ड मी व्हाट माय स्टेटस इज, डोंट फॉरगेट योर लिमिट्स। सच में अब क्या एक नौकर मुझे बताया कि मेरी औकात क्या है, अपनी हदें मत भूलो।
मार्टिन को मिस्टर रीनहॉट के साथ बातों में टाइम वेस्ट करता देखकर सनम ने डेवहन से कहा, डू नॉट गेट आउट ऑफ द कार एट ऑल, नो मैटर व्हाट हैपन्स, तुम कार से बिल्कुल भी बाहर मत आना चाहे कुछ भी हो जाए, और कार से बाहर आई। सनम ने मार्टिन को पीछे हटने का इशारा किया। सनम को देखकर मार्टिन चुप हो गया था और चुपचाप जाकर सनम के पीछे खड़ा हो गया। सनम को बाहर आता देखकर मिस्टर रीनहॉट खुश हो गए और उन्होंने मार्टिन की ओर डेविल स्माइल के साथ देखा, पर मार्टिन ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सनम ने मिस्टर रीनहॉट से कहा, व्हाट डू यू वांट नाउ? अब आपको क्या चाहिए? मिस्टर रीनहॉट ने कहा, लुक मिस मलिक, आई हैव सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ यू। Whatever happened in the last few years, luck was with you, but today is my day. Now the situation is in my favor. देखिए मिस मलिक, आपकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। पिछले कुछ सालों में जो भी हुआ हो किस्मत आपके साथ थी, लेकिन आज मेरा दिन है, अब हालात मेरे पक्ष में है। सनम ने कहा, तो मिस्टर रीनहॉट ने कहा, I want compensation for my entire loss, but I know the amount is huge, so you cannot pay so much money. That is why you transfer Malik Corporation to my name and marry my son. You know my son, every girl is crazy about him, but I am giving you this offer. You will rule with my son. मुझे मेरे पूरे नुकसान की भरपाई चाहिए, लेकिन मुझे पता है अमाउंट बहुत बड़ा है, इसलिए तुम इतने पैसे नहीं दे सकती। इसीलिए तुम मलिक कॉरपोरेशन मेरा नाम कर दो और मेरे बेटे से शादी कर लो। तुम तो मेरे बेटे को जानती ही हो, हर लड़की उसकी दीवानी है, लेकिन मैं तुम्हें यह ऑफर दे रहा हूं। तुम मेरे बेटे के साथ राज करोगी। मार्टिन को मिस्टर रीनहॉट की बिना सिर्फ पर की बातें सुनकर हंसी आ रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वही सनम के बाकी बॉडीगार्ड भी मिस्टर रीनहॉट को अजीब तरह से देख रहे थे। सनम ने कहा, मिस्टर रीनहॉट, सपना अपनी हैसियत देखकर दिखा दीजिए। इतना कहकर उसने अपनी बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा किया। सनम का इशारा देखकर सभी बॉडीगार्ड ने अपनी पोजीशन ले ली। 2 सेकंड के अंदर ही सनम के बॉडीगार्ड ने फायरिंग शुरू कर दी थी। मिस्टर रीनहॉट के बॉडीगार्ड्स को कुछ भी सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। सामने की तरफ से इतनी क्विक एक्शन की वजह से वह अपने होशो आवाज में नहीं थे। मिस्टर रीनहॉट को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक पल में क्या हो गया। लगभग 5 मिनट के अंदर ही सनम के बॉडीगार्ड ने के बॉडीगार्ड को खत्म कर दिया था। सामने की तरफ लाश ही लाशें और खून ही खून बिखरा हुआ था, जैसे यहां पर खून की होली खेली गई हो। वही सनम की तरफ उसके बॉडीगार्ड के कपड़े पर सिलवटें तक नहीं आई थी। मिस्टर रीनहॉट एकदम से अपने होश में आए। मिस्टर रीनहॉट गुस्से से बौखलाए हुए थे। उन्होंने सनम से कहा, यू ब्लडी बी, हाउ डेयर यू? You may have killed all my men right now, but it doesn't take long to turn the tables. You bloody bee, तुम्हारी यही हिम्मत, अभी तुमने भले ही मेरे सभी आदमियों को मार दिया हो, लेकिन बाजी पलटते देर नहीं लगती। मिस्टर रीनहॉट के इतना कहते ही वहां पर लगभग 30 से 40 BMW कार आ गई। ये देखकर मिस्टर रीनहॉट के चेहरे पर डेविल स्माइल गई। उन्होंने खुश होते हुए सनम की तरफ घमंड से देखा और कहा, सी द टेबल्स हैव टर्न्ड। देखा, बाजी पलट गई ना। सनम ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उन BMW कार्स की तरफ देखने लगी। उन BMW कार्स में से लगभग 150 से 200 लोग उतर रहे थे। उनका पहनावा, उनके शरीर पर जख्म और कट के निशान और अजीब से टैटू देखने से वह निहायती गुंडे लग रहे थे। ये थी माफिया फ्लेम। पिछले 2 सालों से उसमें क्रिमिनल रेट काफी बढ़ गया था। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ माफिया फ्लेम का था। माफिया फ्लेम इलीगल ड्रग रिलीज, स्मगलिंग और मर्डर्स में इन्वॉल्व था, पर उनके खिलाफ एविडेंस ना होने की वजह से हमेशा छोड़ दिया जाता था। मिस्टर रीनहॉट ने काफी पैसे खर्च किए थे माफिया फ्लेम को यहां बुलाने के लिए। अब उन्हें लग रहा था उनके पैसे वेस्ट नहीं हुए। उन्होंने देखा कि माफिया फ्लेम का बॉस एलन कार से बाहर आ रहा है। वह जल्दी से उसके पास चले गए। मिस्टर रीनहॉट ने कहा, लुक मिस्टर एलन, ही हैज किल्ड ऑल माय बॉडीगार्ड्स। डोंट स्पेयर हिम। देखिए देखिए मिस्टर एलन, इसने मेरे सभी बॉडीगार्ड्स को मार दिया है। आप इसे मत छोड़ना। एलन ने देखा कि मिस्टर रीनहॉट के सभी बॉडीगार्ड्स मारे जा चुके हैं, तो उसने सनम की तरफ देखा। सनम की तरफ देखकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सनम की पूरी बॉडी को स्कैन किया और कहा, व्हाट इज इट? दैट हाउ कम दिस लोटस फ्लावर डिड नॉट कम टू आवर नोटिस टिल टुडे। क्या बात है, आज तक ये कमल का फूल हमारी नजर में कैसे नहीं आया? और हंसने लगा। एलेन की घटिया बातें सुनकर मार्टिन और सभी बॉडीगार्ड को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन सनम के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं आई। तभी एलन की नजर बॉडीगार्ड्स के यूनिफॉर्म पर लगे लोगों पर गई। उसने हैरानी से कहा, मलिक, मलिक। एलन ने मिस्टर रीनहॉट की तरफ देखा और कहा, व्हाट्स द मैटर मिस्टर जॉन, दिस विल कॉस्ट डबल। क्या बात है मिस्टर जॉन, इसका डबल चार्ज लगेगा। फिर उसने सनम की तरफ देखा और कहा, मिस मलिक, मिस मलिक, मिस मलिक, मिस मलिक। कहते हुए वह धीरे धीरे आगे की तरफ आने लगा। उसने फिर कहा, मिस मलिक, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। It is our great fortune that I got a chance to meet you, but from today onwards people will only hear about you because. मिस मलिक, आपके बारे में सुना बहुत था,
अखंड सौभाग्य हमारे जो आपसे मिलने का मौका मिला, लेकिन आज के बाद लोग आपके बारे में सिर्फ सुनेंगे क्योंकि। इतना कहते ही उसकी बात में बीच में ही रुक गई। अब तक जो एलन घमंड से खड़ा था, अब उसके चेहरे पर डर नजर आने लगा। क्या होगा अब आगे? एलेन जो अब तक घमंड से खड़ा था, उसके चेहरे पर डर के भाव क्यों आए? क्या करेगी आप सनम? जानने के लिए पढ़ते रहिए ए मेरे सनम, ओनली ऑन पॉकेट FM विद द रॉयल क्वीन। आज की शायरी आपके लिए पेश है। न जाने मोहब्बत का कैसा ये सुरूर होता है, वो उतना ही पास होता है जितना दूर होता है। सब जानते हैं कि कांटे भरे हैं इसकी राहों में, पर इस पे चलना हर किसी को मंजूर होता है। बराबर है अमीर या गरीब निगाहों में इसकी, कभी न कभी हर कोई शिकार जरूर होता है। वो रोता है जो हारा है मोहब्बत के खेल में, पर रोता वो भी है जिसे जीतने का अगरूर होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।